मार्केटिंग की अगर आज हम वर्ल्ड वाइड बात करें कि वर्ल्ड वाइड क्या स्थिति इस इंडस्ट्री की है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और मुझे जान के हैरत होती है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने वाले 98% लोगों को खुद ये नहीं पता कि वास्तव में वो कर क्या रहे हैं। वो केवल इसे एक जोड़ा जाड़ी का बिजनेस समझते हैं, केवल इसे एक स्कीम टाइप से लेते हैं, केवल इसे एक इन्वेस्टमेंट टाइप का वो बिजनेस समझते हैं कि चेन बनानी है, लोगों को जोड़ना है बस। साथियों, ये कम्प्लीटली एक बिजनेस है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आज इस बिजनेस मॉडल को पढ़ाया जाता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग को कई रूप से जाना जाता है, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, इसे हम रेफरल मार्केटिंग भी कहते हैं, इसे हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, इसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं। ये एक ही चीज़ के विभिन्न रूप हैं और आज इस बिजनेस मॉडल को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, ओला जैसी कंपनी, उबेर जैसी कंपनी, गूगल पे जैसी कंपनी, पेटीएम जैसी कंपनी, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी आज इस बिजनेस मॉडल को अपनाकर पिछले 5-7 सालों के अंदर ही अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करवा चुकी है। और ये इंडस्ट्री अपने आप को साबित कर चुकी है कि वर्ल्ड में सबसे फास्ट तरीके से मार्केटिंग करने का अगर कोई तरीका है तो वो तरीका नेटवर्क मार्केटिंग का है या फिर रेफरल मार्केटिंग का है, जिसको हमारी कंपनी ने आज अपनाया है। आज अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे फास्टेस्ट बिजनेस के रूप में शुमार है। आज पूरे वर्ल्ड में 25% ईयरली से ज़्यादा इसका ग्रोथ रेट है। $160 to 7 बिलियन की इंडस्ट्री है ये। तकरीबन 16-17 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से होता है। पूरी दुनिया में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। आप अकेले इस बिजनेस में नहीं है, ये मत सोचिएगा कि आप ही हैं या आपके जानने वाले लोग ही हैं। इस इंडस्ट्री ने किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के मुकाबले, चाहे पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, IT इंडस्ट्री रही हो, कोई भी इंडस्ट्री रही हो, किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के मुकाबले में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करोड़पति देने वाली जो इंडस्ट्री रही है वो नेटवर्क मार्केटिंग ही रही है। हमें किसी भी दूसरी इंडस्ट्री ने इतने करोड़पति इस दुनिया को नहीं दिए जितने कि इस इंडस्ट्री ने दिए हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है अब कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वाइड हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना, और अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की स्थिति क्या है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में क्या रुख रखती है। नेटवर्क मार्केटिंग 2019 में जो टर्नओवर रहा है रजिस्टर्ड कंपनियों का, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कंपनी है, उनका टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। अगर मैं अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज की बात करूं तो ये 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, लेकिन हम केवल वो बात करेंगे जो कंपनी लीगल है और जो ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमारे देश में काम कर रही है। तो 15,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है और इसकी खास बात यह है कि इंडिया के अंदर ये 30% ईयरली से भी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। किसी भी दुनिया के दूसरे देश के मुकाबले में यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे कारण है कि जो समस्याएं हमारे देश की है, अधिक जनसंख्या, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक वरदान साबित होती है और लेके आती है। और इन समस्या का समाधान आज की तारीख में हमारी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। गवर्नमेंट भी आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों या दूसरे भी लोग हों, ये लोग कहते हैं कि आप नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनिए, काम देने वाले बनिए। और ये इंडस्ट्री, सबसे अच्छी खास बात इस इंडस्ट्री की यही है कि आप जितना अधिक लोगों को काम देते हैं, ये काम उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि हमारा बिजनेस मॉडल है बाइनरी सिस्टम का। बाइनरी सिस्टम में हमारे साथ क्या होता है कि हम 2 लोगों को अगर अपने साथ शेयरिंग करते हैं या अपने साथ एसोसिएट करते हैं तो उन 2 लोगों के सामने 4 लोगों को एसोसिएट करने का मौका खुल जाता है। 4 के आगे 8, 8 के आगे 16, जितने भी लोग हम हमारे टीम में इन्वॉल्व होते हैं उससे डबल लोगों का रास्ता हमारे साथ एसोसिएट होने का आ जाता है। इंडिया में ये डिक्लेयर हो चुका है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिजनेस हिंदुस्तान के होने जा रहा है। बिकॉज ऑफ इट्स हाई पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग नीड्स मोर देन फास्टर देन इनकम। हमारी ज़रूरतें जो हैं वो हमारी इनकम से ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, इसलिए पार्ट टाइम में भी आज की तारीख में हमारे लोगों को कुछ ना कुछ इनकम चाहिए। और रेफरल मार्केटिंग जो है या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जो है, इन सभी समस्याओं का समाधान है। और ये प्रेडिक्शन की गई है कि 2025 तक 65,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस इंडस्ट्री के माध्यम से, यानी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में होना शुरू हो जाएगा 2025। अब आप सोच सकते हैं कि इस जो भी टर्नओवर होता है इसका तकरीबन 50% से ज़्यादा कमीशन के रूप में एक नेटवर्क के बीच में, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि 15,000 करोड़ है तो 7,500 करोड़ रुपया 2019 में
लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अगर 2025 में 65,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होने जा रहा है तो लगभग 32,500 करोड़ रुपया लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें से हम कितना ले सकते हैं, ये हमारी सोच, हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, हमारे जज्बे, हमारा जुनून और हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि हम ये जानते रहें कि ये काम है क्या और इसकी संभावनाएं कितनी है। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्यों वैदिक आर्क्योर एंड ई स्टोर ही क्यों। देखिए, आज हजारों कंपनियां नेटवर्क, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान में लाखों कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चल रही हैं। अकेले दिल्ली एनसीआर रीजन से हर साल 5 लाख से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड होकर आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में चलती हैं और 3 साल से पहले बंद हो जाती हैं। 90% कंपनियां तो 1 साल के अंदर ही बंद हो जाती हैं। तो हम वैदिक आर्क्योर और ई स्टोर को ही क्यों चुने? सबसे पहली खास बात तो ये है दोस्तों कि वैदिक आर्क्योर जो है ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और ई स्टोर जो है वो एक रिटेल स्टोर्स चेन ऑफ सुपर स्टोर्स है। इनकी खास बात यह है वैदिक आर्क्योर की, जिसमें हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कंपनी उपभोक्ता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, उस गाइडलाइंस को साक्षरता फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को रन कर रही हैं। और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 5 लाख से ज़्यादा कंपनियां हर साल पैदा होती हैं और बंद हो जाती हैं, उसमें से केवल सिर्फ 500 कंपनियां ही उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा रजिस्टर्ड है और उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करती है। तो सबसे बड़ी खूबी हमारी कंपनी के साथ ये है कि हमारी कंपनी पूर्णतः लीगल है। भारत सरकार ने जो कायदे कानून बनाए हैं उसको पूर्णतः 100% फॉलो करती है और भारत सरकार के द्वारा इसको इस बात का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। वैदिक आर्क्योर की अगर हम बात करें तो वैदिक आर्क्योर ये पिछले 3 साल से काम कर रही है और 3 साल के अंदर, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया है इसके अंदर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर इस कंपनी ने किया है। और पिछले, जैसा कि 1995 से, यानी कि 26 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में सही तरीके से काम कर रही है। पिछले 26 साल में ये पहली कंपनी है जिसने अपने शुरू होने के 3 साल के अंदर 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। पहली ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो मल्टी ब्रांड के प्रोडक्ट, आज तक जितने भी कंपनियां आप बड़ी बड़ी देख रहे होंगे, चाहे वो एमवे हो, चाहे वो वेस्टीज हो, चाहे वो मोदी केयर हो, चाहे वो एफएलपी हो, चाहे वो कोई भी XYZ, बहुत सारी कंपनियां हैं। किसी भी कंपनी को आप देखेंगे तो हर कंपनी केवल अपना प्रोडक्ट ही सेल करती है, अपना प्रोडक्ट ही लोगों को ऑफर करती है। कि लेकिन यहाँ पर ये पहली कंपनी ऐसी है जो मार्केट के प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हम यूज करते आ रहे थे जब से हम पैदा हुए थे, उन्हीं सभी प्रोडक्ट्स पर को ये अपने लोगों को ऑफर करती है। यानी कि हमें केवल दुकान बदलने की जरूरत होती है, हमें अपनी चॉइस बदलने की जरूरत नहीं होती। कंपनी के जितने अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये अपने खुद के फॉर्मुलेशंस का उपयोग करते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। हमारे जो कंपनी के एमडी और पूरा स्टाफ, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, उनका बहुत अच्छा अनुभव। हमारे जो CMD हैं डॉक्टर फैजान, उनको PhD है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के अंदर ही। तो कंपनी अपने खुद के ही प्रोडक्ट्स जो है बनाती है, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, खुद की प्रिंटिंग है, खुद की प्रिंटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, यानी कि इन हाउस है सब कुछ। और अभी कंपनी ने एक दूसरा अपना प्लांट लगाया है कुंडली, सोनीपत, हरियाणा के अंदर ही, जिसमें कि जिसकी फोटो जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वायरल हुई हैं। और ये प्लांट जो है, एक फ्लोर की जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 1100 स्क्वायर मीटर है। तो 4 फ्लोर है उसके अंदर, तो 4500 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया है, जिसके अंदर ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। 100+ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चर करते हैं और तकरीबन 60 से 70 प्रोडक्ट और अगले 1 महीने के अंदर आने जा रहे हैं कंपनी के अपने ब्रांड से ही, जिसमें कि पापड़ भी है, जिसमें अचार भी है, जिसमें मुरब्बे भी हैं और XYZ बहुत सारी चीज़ें, यानी जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो सब कंपनी अपने ब्रांड से भी लेके आ रही है। आज कंपनी के पास 300 से ज़्यादा सुपर स्टोर हैं जिसके अंदर मल्टी ब्रांड के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। जो भी हम सामान बाजार से खरीदते आए हैं वो सब सामान इनके स्टोर्स पे मिलता है। 1200 से ज़्यादा हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पर इनके फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स लगते हैं, जहाँ जाकर हम अपनी जांच करा सकते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स वहाँ से खरीद सकते हैं। 10 लाख से ज़्यादा इसके इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेलर्स हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा 10 लाख एक ऐसी फिगर है साथियों कि आज जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम रन कर रहे हैं,
आज हम हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुके हैं, और इस सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के अंदर हमारी जो टीम है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम भी है। तो आप एक सबसे सही कंपनी में सबसे सही टीम के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये 10 लाख की फिगर मैं आपको बताऊं, ये बहुत छोटी सी फिगर है। हिंदुस्तान की जनसंख्या 135 करोड़ है। आप सोचिए कि इस साल के अंत तक कंपनी 1000 से ज्यादा सुपर स्टोर्स का लक्ष्य रखती है। केवल इस हफ्ते के अंदर ही हमारे ग्रुप में 5 सुपर स्टोर्स की ओपनिंग है। कंपनी में तो शायद 15 से 20 ज्यादा 20 से 25 स्टोर्स की ओपनिंग हर हफ्ते हो रही है। तो ये 1000 स्टोर्स की जो कंपनी की टारगेट है, मैं समझता हूँ कि ये साल के अंत होने से पहले ही 2-3 महीने पहले ही हम लोग अचीव कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी संभावनाएं कितनी हैं। इस दुनिया में आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं है जो सस्ता सामान नहीं खरीदना चाहता, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पैसे नहीं कमाना चाहता। आज ये 10 लाख की संख्या हुई है। आप सोचिए 2025 तक क्या स्थिति होगी, हमारे कितने सुपर स्टोर्स होंगे, हमारे कितने हेल्थ सेंटर्स होंगे। और आज ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को बता दिया जाए तो वो मना तो कर ही नहीं पाता। साथियों, 135 करोड़ का अगर हम 1% भी लगाते हैं, 1%, तो वो भी 1,35,00,000 बैठता है। यानी कि अगर हम अगले आने वाले 4-5 सालों में 1% जनसंख्या को भी कवर कर पाए, आप समझिए इस बात को, 1% जनसंख्या को भी कवर कर पाए, तो आर स्टोर और आयुर क्योर और ई स्टोर जो है वो केवल नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में भी एक बहुत बड़ी कंपनी होगी। हो सकता है टॉप 10 में इन्वॉल्व हो जाए। तो 10 लाख से ज्यादा आईपीएस है। पूरा हिंदुस्तान अभी खाली पड़ा हुआ है और हमारे पास मौका है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये हमारे हाथ में है कि हम कितनी जल्दी दौड़कर कितने हिस्से को कवर कर पाते हैं, कितना बड़ा नेटवर्क बना पाते हैं। आज हम बिल्कुल एक सही कंपनी के साथ सही समय पर सही टीम के साथ काम कर रहे हैं। केवल जरूरत है तो हमें सही बनने की। आज 50 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी के पाइपलाइन में है जो अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आने वाले हैं। और इस साल के अंत तक ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी होने जा रही है जो अपने पैदा होने के 4 साल के अंदर अंदर मल्टीनेशनल कंपनी बनने जा रही है। हिंदुस्तान के अलावा 4 से 5 देशों के अंदर, और इस साल के अंत तक ये कंपनी अपने कार्य शुरू कर देंगे। सो साथियों, ये वैदिक आर्क्योर एंड ई स्टोर के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने ये तो जान लिया कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, हम सही इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, हम सही कंपनी के साथ भी है और हम सही टीम के साथ भी काम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सही हैं या नहीं, हम सही तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हम लोग कामयाब होना चाहते हैं कि नहीं। नो डाउट कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि मैं कामयाब नहीं होना चाहता। दुनिया का हर व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है, और अगर सक्सेस उसे नहीं मिल रही है तो उसके पीछे 2 ही कारण हो सकते हैं कि या तो उसे कोई सही रास्ता नहीं मिला, और सही रास्ता मिला तो सही डायरेक्शन नहीं मिली, उसे कोई बताने वाला नहीं मिला कि इस रास्ते पे चलना किस तरीके से है। साथियों, सक्सेस के लिए कहा जाता है कि 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है आपका नजरिया, एटीट्यूड, और आपकी स्किल्स, उस क्षेत्र से संबंधित आपकी स्किल कितनी है। और यहाँ पर अगर हम देखें सक्सेस को, अगर हम 100% रोल प्ले दें तो 90% रोल इसमें एटीट्यूड का होता है और 10% रोल हमारी स्किल का ही होता है। यानी कि हमारी सोच जो है, हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो एक्शन का रिएक्शन है, वो जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन ही ये डिसाइड करता है कि हम किसी भी क्षेत्र में कितना आगे बढ़ेंगे। तो एटीट्यूड अगर हम क्या है, एटीट्यूड को क्या होता क्या है एटीट्यूड, तो यहाँ पे लिखते हैं कि द रिएक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन इज हिज और हर एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड डिसाइड द एल्टीट्यूड इन लाइफ। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी घटना के होने पर किसी व्यक्ति का उसके प्रति जो रिएक्शन होता है उसको ही किसी व्यक्ति का एटीट्यूड कहा जाता है। और ये कहा गया है कि एटीट्यूड डिसाइड द एल्टीट्यूड इन योर लाइफ। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि आप अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। अब एटीट्यूड के बारे में अगर हम यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल मैं दूं कि कैसे घटना के प्रति, देखिए हम जब बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें ना बोलते हैं। 4 लोगों ने अगर हमें ना बोल दिया तो कई लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। एक ही सिचुएशन में कई लोग जिद्दी हो जाते हैं, कई लोग ये ठान लेते हैं अब तो करके ही रहना है, और कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं,
कई लोग बीवी के पल्लू में जाके घुस जाते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए नो का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट ओपिनियन या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कुछ भी इसको हम बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मना कर रहा है दोस्तों, दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज 100% लोगों की समझ में नहीं आ सकती, और दुनिया की खराब से खराब चीज को भी 100% को करने से आप नहीं रोक सकते। तो ये मत समझिए कि हर व्यक्ति को आपकी बात समझ में आएगी, कुछ को आएगी कुछ को नहीं आएगी। जिनके भाग्य में होगा उनको समझ में आएगी, जिनके भाग्य में नहीं है उनको समझ में नहीं आएगी। कुछ को आज समझ में आएगी, कुछ को 2 महीने बाद समझ में आएगी, किसी को 6 महीने बाद समझ में आएगी, किसी को 2 साल बाद समझ में आएगी, और किसी को जिंदगी भर भी समझ में नहीं आएगी। तो आपका काम तो जो है सिर्फ काम करते चले जाना है। गीता का जो वाक्य है यहाँ पे कि कर्म करते चले जाओ, फल की आशा मत रखो। हाँ, लेकिन कर्म सही तरीके से करो, अपने आप कारवां बनता चले जाएगा। तो साथियों, एटीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और इस एटीट्यूड की मैं सबसे यहाँ पे खास बात करना चाहूँगा कि इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए किस एटीट्यूड के हमें सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, उस एटीट्यूड की क्या क्या खूबी होनी चाहिए। सबसे बड़ी खूबी जो यहाँ पे होनी चाहिए वो है विलिंग टू लर्न एंड लिसन, सीखने और सुनने की इच्छा दोस्तों। और यही सबसे बड़ा गुण है। अगर हमारे अंदर सीखने और सुनने की इच्छा है, चाह है, तो निश्चित तौर पे ये कहावत है कि सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो यहाँ पर हमें हमारे अंदर सीखने और सुनने की इच्छा होनी चाहिए। और देखिए, सुना तभी जा सकता है, मतलब सीखा तभी जा सकता है जब हम सुने। अगर हम अपनी गाय चले जा रहे हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकता जो उसे पहले से पता ना हो। यानी कि जब हम खुद बोलते हैं उस समय हम सीख नहीं रहे होते हैं, हम केवल दूसरे को कुछ सिखा रहे होते हैं। सिर्फ हमें जो पता होता है हम वो बता रहे होते हैं। तो बोलते वक्त हम कभी भी आगे नहीं बढ़ते, बोलते वक्त हमें कभी भी नहीं सीखते। हम केवल तब सीखते हैं जब हम सुनते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं तब हमें बहुत सारी ऐसी बातों का पता चलता है जो हमें पहले से नहीं पता है। सो ऑलवेज बी ए गुड लिसनर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है विलिंग टू लर्न एंड लिसन। अगर आप सीखने और सुनने के लिए तैयार हैं तो इस बिजनेस में बढ़ने के लिए तैयार हैं। विलिंग टू चेंज, ऐसा कहा जाता है साथियों कि आज तक जो हमारे पास है वो उन कारणों की वजह से है या उन काम को करने की वजह से जो हम आज तक करते आए हैं। अगर हम उन्हीं कामों को दोबारा करते रहेंगे तो हमें फिर से वही चीज़ें प्राप्त होंगी जो हमें आज तक प्राप्त हुई हैं। तो अगर आज हमें वो चीज़ें प्राप्त करनी है जो आज तक हमारे पास नहीं थी, तो हमें वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक हमने नहीं किया। तो विलिंग टू चेंज यानी हमें बहुत कुछ या कुछ बदलना पड़ सकता है अपने जीवन में। एंड विलिंग टू टेक एक्शन, काम किए बिना कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, केवल बातों से ही सब कुछ नहीं होता। किताब आप कितनी भी पढ़ लो साइड में बैठ के किसी भी स्विमिंग पूल के साथ या तालाब के किनारे, लेकिन तैरना आपको तभी आएगा जब आप तालाब में कूद जाएंगे या स्विमिंग पूल में कूद जाएंगे। तो एक्शन लेना, ये 3 गुण जो हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे एटीट्यूड के, जो हमारे अंदर होने चाहिए अगर हम इस व्यापार में सफल होना चाहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में लेते हैं, क्योंकि ये 90% पार्ट है, स्किल का पार्ट केवल 10% ही है। सो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा विलिंग टू लर्न एंड लिसन, और जिस तरीके से सिखाने के कुछ नियम है, टीचिंग के कुछ नियम है, इसी तरीके से लर्निंग के भी कुछ नियम है दोस्तों। अगर हमारे अंदर वो गुण है तो निश्चित तौर पे हम एक अच्छे लर्नर हैं। और ये गुण क्या क्या होते हैं अच्छा लर्नर बनने के लिए? फ्री फ्रॉम ईगो। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे बीच ऐसे हो सकते हैं जो अलग अलग फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। हो सकता है कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई किसी मार्केटिंग कंपनी में पहले से बहुत सक्सेसफुल हो। लेकिन इस बिजनेस में देखिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई डॉक्टर ये बता सकता है कि एक अच्छा पुल कैसे बनाया जा सकता है? क्या एक इंजीनियर ये बता सकता है कि अच्छे कपड़े कैसे सिले जा सकते हैं? क्या कोई अच्छा कपड़ा सिलने वाला ये बता सकता है कि अच्छे जूते कैसे बनाए जा सकते हैं? क्या कोई वकील ये बता सकता है कि फलाने मरीज को कौन सी दवाई देनी चाहिए? या कोई सीए बता सकता है कि फलाने मुकदमे में कौन सी धारा लगेगी? देखिए, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं हम उसके एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हम नए हैं या फिर अगर हम बहुत दिनों से काम कर भी रहे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता नहीं है, जो हमें अब पता करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले बहुत सारे लोग आज यहाँ इस मीटिंग में हो सकते हैं
और मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है इस मीटिंग में होने वाली बहुत सारी बातों को वो जानते हों, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। जैसा कि कहा जाता है कि पानी जब पूरा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तभी वो उबलता है। अगर 1% की भी कमी है, 99% 99 डिग्री सेल्सियस भी है, तो पानी उबलेगा नहीं, वो केवल गर्म होगा। यही साथियों सक्सेस के लिए भी है इस बिजनेस में। अगर हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है तो हो सकता है 0.1% की कमी, 1% की कमी हो, लेकिन 0.1% की कमी होगी तो पानी नहीं उबलेगा, बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा। तो हमें ये सीखने जानने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, हमें अपनी ईगो को साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के कथन है कि दिमाग में एक टाइम में एक चीज रह सकती है, या तो अहंकार रहेगा या फिर ज्ञान रहेगा। अगर अहंकार आ गया दिमाग में तो ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, और अगर ज्ञान दिमाग में आ गया तो अहंकार उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि क्या हमारे दिमाग में है। ईगो रहेगी तो ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान रहेगा तो ईगो नहीं आएगी, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें ईगो से फ्री होना ताकि ज्ञान के लिए स्पेस खाली हो, ज्ञान आए, फ्री फ्रॉम प्रीवियस थॉट्स। हम LIC में थे, हम किस सिस्टम में थे, हम किसी मार्केटिंग कंपनी में थे, या हम नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी में फेल हुए, या हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हुए फेलियर हुए। साथियों दुनिया के हर फील्ड में फेलियर और सक्सेस रहती है, और सक्सेस का रेशियो हमेशा फेलियर से कम ही होता है, ये हर जगह लागू होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस बिजनेस में या इससे पहले भी हमें उन प्रीवियस थॉट से अपने आप को मुक्ति देनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें रिपीट हो। चीज़ें हर बार नया रूप लेती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बालक जो है 10वीं में 2 बार फेल हुआ तो तीसरी बार भी वो फेल ही होगा। बहुत सारे लोग 10वीं में फेल हुए और बाद में जाके वो बहुत बड़े बड़े पद पे भी पहुंचे हैं। तो अपने प्रीवियस थॉट से, हमें पूर्व धारणाओं से हमें अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, और एकदम जीरो से हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। हमें किसी ना किसी व्यक्ति को यहाँ पे एक मेंटर बनाना पड़ेगा। साथियों दुनिया के किसी फील्ड में भी, किसी भी फील्ड में अगर कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है तो उसका कोई ना कोई रोल मॉडल रहा है, उसका कोई ना कोई गॉड फादर रहा है। किसी ना किसी एक सक्सेसफुल व्यक्ति को अपना एक आइडियल मानना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस बिजनेस में भी आप किसी ना किसी व्यक्ति को, किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा हो, बड़ा बिजनेस बना रहा हो, वो आपके नज़दीक भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप अपना रोल मॉडल बनाए, अपना मेंटर बनाए और उससे पूछें। क्योंकि इस बिजनेस की अच्छी बात यह है कि यहाँ आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जो आपसे अधिक सक्सेसफुल है, वो आपको ये बताने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा कि आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। अपने ज्ञान को इकट्ठा कीजिए, कृपया एक डायरी बनाइए इस बिजनेस के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जैसा कि मैं शुरुआत में कहा था कि 85% चीज़ें जो हम सुनते हैं वो अगले 3 दिन के अंदर भूल जाते हैं। तो प्लीज़ अपनी डायरी को, अपने ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए हम बैंक में पैसे डालते हैं, इसी तरीके से अपने ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए हम डायरी में चीज़ें लिखते हैं। मेक अ डायरी, बी ए गुड लिसनर। जब आप सुनते हैं तो आप केवल सुनने, कई लोग मैंने देखे हैं कि वो केवल इसलिए सुन रहे होते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी बात कहूँ, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं अपनी बात को रखने के लिए, वो उस व्यक्ति की बात को समझ नहीं रहे होते। बातों को समझना सीखिए। जब कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसको साथ साथ विजुलाइज भी कीजिए, किसी अपनी जीवन की घटना से जोड़ के देखिए, दूसरे के नजरिए से देखने की उसे कोशिश कीजिए कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, उसकी भावनाएं क्या है। यही एक गुड लिसनर की निशानी है। और हमेशा ये कहावत है, लीडर्स आर ऑलवेज बीन ए गुड रीडर्स। दुनिया के जितने महान नेता हुए हैं वो रीडर्स हुए हैं। आज अगर हम गीता, कुरान, बाइबल, ये सब चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं, आज हो सकता है हम कृष्ण जी से साक्षात ना मिल सके, हो सकता है हम जीसस के पास ना जा सके, हो सकता है हम मोहम्मद साहब के पास ना जा सके, लेकिन अगर हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो हम उनके विचारों को पढ़ सकते हैं। आज हम जान सकते हैं कि वो क्या कह के गए हैं। तो लीडर्स और रीडर्स, इस बिजनेस में भी, इस मार्केटिंग फील्ड में भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो कि अगर हम पढ़ते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और साथियों मेरे तो अगर आप आके आसपास देखेंगे किताबें बिखरी रहती है। मुझे जब भी समय मिलता है कहीं ना कहीं किताबों का कोई भी पन्ना खोल के मैं पढ़ने लगता हूँ। मेरे पास डायरियाँ हैं, 14 से 15 डायरी मेरे पास है जो पिछले मेरे 22 साल के कैरियर में अलग अलग साल में मैंने बनाई हैं। मेरी एक मेन डायरी है जिसमें मैं जो भी मैं सीखता हूँ और जो मेरे जीवन में घटित होता है उसको मैं लिखता हूँ। आज अगर आप मुझे किसी भी, आज ये
मैंने आपके सामने में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ 2-3 चेंजेस करने पड़े क्योंकि मेरे पास रिटर्न में है। तो आप सीखिए, देखिए कि ज्ञान को अगर हम इकट्ठा करते हैं, ज्ञान को अगर हम एक्यूमुलेट करते हैं, और ये सब चीज़ें होगी जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, अच्छी वीडियोस देखते हैं, और उन्हें कहीं पे कहीं जो कुछ हम सीखते हैं वो लिखते हैं, तो हमारे पास वो ज्ञान इकट्ठा होता चला जाता है और एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से एक ज्ञानी पुरुष होना शुरू हो जाता है। तो साथियों, ये हमने जाना एटीट्यूड के बारे में कि विलिंग टू लर्न एंड लिसन, यानी सीखने के नियम क्या है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं दूसरे गुण के ऊपर, विलिंग टू चेंज। हमें अपने आप को बदलना भी पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें हमें बदलनी पड़ सकती हैं? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल उन कारणों की वजह से, उन कार्यों की वजह से जो आज तक हमने किए हैं। अगर हम वही काम करते रहेंगे जो हम आज तक करते आए हैं, तो वही चीज़ें हमें दोबारा मिलेंगी जो हमें आज तक मिलती आई हैं। अगर हमें कोई ऐसा काम करना है, कोई ऐसी चीज़ प्राप्त करनी है जो आज तक हमें नहीं मिली है, तो हमें वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक हमने नहीं किए हैं। साथियों, क्या क्या हमें करना पड़ सकता है? चेंज योर पोस्टर। पोस्टर मतलब आप कैसे दिखते हैं, आपका खड़ा होने का स्टाइल क्या है, बोलने का स्टाइल क्या है, आपका ड्रेसिंग अप सेंस क्या है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपकी लैंग्वेज कैसी है। साथियों, हम बिजनेस करने जा रहे हैं और हमें ऐसे इन सब चीज़ों को अपने एक अच्छा लुक, हम प्रोफेशनल ड्रेस पहने, गहरे रंग की पैंट, हल्के रंग की शर्ट। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि वो टी शर्ट पहन के और बाजुएं ऊपर करके चले जाते हैं। देखिए, हर चीज़ की एक लुक होती है। अगर आप किसी फील्ड में हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में हैं तो आप पहन सकते हैं टी शर्ट, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन की एक लुक होती है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिए, आप बिल गेट्स को देखिए, आप वॉरेन बफेट को देखिए, आप जेफ बेजोस को देखिए, आप मुकेश अंबानी को देखिए, वो कच्चे बनियान में नजर नहीं आएंगे कभी आपको, या वो बरमूडा में या टी शर्ट में नजर नहीं आएंगे, चप्पलों में। वो लोग हमेशा एक बिजनेस ड्रेस में होते हैं, उनकी लुक अलग होती है, हेयर स्टाइल अलग होता है, उनका बोलने का तरीका बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। तो हमें ये कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे। चेंज लाएंगे तभी चीजें चेंज होंगी। चेंज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, जैसे कि पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव देखना स्टार्ट कीजिए। कुछ लोगों को दुनिया के हर व्यक्ति में नेगेटिव चीजें नजर आती हैं, और कुछ लोग, डिपेंड ये करता है साथियों इस बात पे कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर केवल गुण ही गुण हो। अवगुण भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उसके अवगुण नहीं लेने हैं, हमें उसके गुण लेने हैं। तो हमें उसके नेगेटिव गुण को उनको नहीं देखना है, हमें केवल उसके गुणों को देखना है, अवगुणों को नहीं देखना है। सो ऑलवेज बी सपोर्टिव। हमारे शिव खेड़ा जी जो है वो ये बोलते हैं कि दुनिया, जिंदगी में एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय देती है। तो जब बंद घड़ी 2 बार सही समय दे सकती है, तो एक खराब से खराब व्यक्ति से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम क्या चाहते हैं, सीखना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं। तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना होगा, एक लर्निंग वाला एटीट्यूड अपनाना होगा, ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा, डिप्रेशन वाला एटीट्यूड नहीं आना पड़ेगा, डाउट से फ्री होना पड़ेगा। मैं कामयाब होऊंगा, नहीं होऊंगा, लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़े तो, कामयाब नहीं हुआ तो। भाई साहब, ये जो तो शब्द है, इस तो शब्द से आपको मुक्ति पानी पड़ेगी, क्योंकि तो शब्द ऐसा है, वो कहावत है कि गहरी सोच और पैर में मोच आदमी को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। ये तो शब्द है। तो शब्द तो ऐसा है कि भाई साहब, मैं यहाँ से निकला और सड़क पे मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मैं घर ही ना पहुंचा तो ये तो शब्द का कोई जवाब नहीं है। तो इस डाउट से फ्री होना पड़ेगा, अपने दिमाग को पॉजिटिव लाना पड़ेगा कि जब दूसरे इतने सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं तो मैं क्यों नहीं होऊंगा। अरे डाउट 100% खत्म करना होगा। कामयाब तो हम होंगे ही, केवल हमें सिर्फ एक रास्ता तय करना है। सबसे बड़ी बात संगत की होती है, चेंज योर एसोसिएशन। और देखिए साथियों, ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज। ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो ये जान लीजिए कि वो 4 लोगों के बीच में जिनके बैठता है वो कैसे हैं। अगर वो शराबी हैं, कबाबी हैं, तो वो भी व्यक्ति ऐसा ही होगा। अगर वो बुद्धिमान है, पॉजिटिव बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो भी ऐसा ही बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा। अगर हमें कुछ बदलना है तो सबसे पहले हमें अपनी संगत बदलनी होगी, क्योंकि जैसी संगत में हम बैठते हैं वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमारे कार्य हो जाने लगते हैं। साथियों, हमें देखना है कि हम कैसे पॉजिटिव लोगों की संगत में बैठते हैं या नेगेटिव लोगों की। इस बिजनेस के सक्सेसफुल लोग जो हैं वो पॉजिटिव संगत है, उनके साथ अगर आप बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं तो ठीक है। बहुत सारे हम अपने दोस्तों रिश्तेदार से मिलना बंद नहीं कर सकते, लेकिन
लेकिन हम अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। हम पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएशन की परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। दिन में उनके साथ कम से कम एक बार बात करके, पॉजिटिव किताबें पढ़ के, पॉजिटिव वीडियोस देख के। डिपेंड ये करता है कि हमारे दिमाग में जा क्या रहा है, क्योंकि जो जाता है वही बाहर आता है एक्शन के रूप में। तो हमें अपनी संगत बदलनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें अपना शेड्यूल बदलना पड़ सकता है। हो सकता है हम देर से उठते हों, लेकिन लोगों का टाइम ऐसा होता है, नौकरी करने, बिजनेस करने वाले लोग 9 बजे चले जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है हमें 7 बजे ही मिलना पड़े। तो हो सकता है हमें अपना शेड्यूल बदलना पड़े, हो सकता है हमें देर रात जागना पड़े, हो सकता है हमें सुबह जल्दी उठना पड़े। लेकिन ये सब चीज़ कुछ समय के लिए है। 6 महीने के लिए इस बिज़नेस में कहा जाता है कि 6 महीने अगर आपने इस बिज़नेस को नौकरी की तरह कर लिया, तो आपकी 6 पुश्तों को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। एक छोटा-सा चेंज, थोड़ा-सा चेंज बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं। क्या आप टीवी देखना छोड़ सकते हो? क्या आप अखबार पढ़ना बंद कर सकते हो? क्या आप फालतू के गाने सुनना बंद कर सकते हो? क्या आप नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा-सा दूर हो सकते हो? लोगों से बात आपको करना पसंद नहीं है, लेकिन क्या आप बात कर सकते हो? दोस्तों, मेरी डायरी जो मैंने बनाई हुई है, जो मेरी बिल्कुल मेन कोर डायरी है, उसके पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि दुनिया में अगर आप वो चाहते हैं जिसे आप पसंद करते हो, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते। हो सकता है लोगों से बात करना पसंद ना हो, झिझक हो, ईगो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति इन चीज़ों से ऊपर उठ सकता है, जो अपनी झिझक को तोड़ सकता है, जो लोगों से बात कर सकता है, और देखिए, आप देखिए सोच के कि एक बीड़ी पीने वाला माचिस मांगने से कभी गुरेज नहीं करता। एक तम्बाकू खाने वाला चूना मांगने से, लोग टाइम पूछने में गुरेज नहीं करते, लोग एड्रेस पूछने में गुरेज नहीं करते लोगों से। तो दोस्तों, लोगों से ये पूछने में गुरेज, क्योंकि क्या वो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? इन बातों में किस चीज़ का गुरेज? कौन व्यक्ति नहीं चाहता ऐसा? सिर्फ यही तो पूछना है। तो साथियों, यहाँ पे डिसाइड करना आपको पड़ेगा कि क्या आप देर रात तक जाग सकते हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जल्दी उठ सकते हैं? क्या आप किताब पढ़ सकते हैं? क्या आप बातें कर सकते हैं लोगों से अपने सपनों को पूरा करने के लिए? अब आप डिसाइड कीजिए कि ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी हैं या आपके ड्रीम्स ज़्यादा बड़े हैं। जिन चीज़ों को आप ज़्यादा बड़ा मानेंगे वो आपको मिलेंगी, जो चीज़ों को छोटा मानेंगे वो आपको नहीं मिलेगी। तो सपनों को बड़ा बनाइए और इन छोटी चीज़ों को, और देखिए, ये केवल करने किसी भी चीज़ से अगर आपको डर लगता है, झिझक होती है, उसको हमको करना शुरू कर दीजिए। 2-4 बार में वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब आ जाते हैं विलिंग टू टेक एक्शन। यहाँ पे जैसा कि इस लास्ट पॉइंट में डिसाइड किया गया कि हमें कीमत देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है दोस्तों। यहाँ भी इस बिजनेस में कोई भी सक्सेसफुल है, आज बहुत सारे लोग फील्ड में हैं, रात के 11-11, 12-12 बजे तक काम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, अपने लोगों को सीखते हैं, खुद सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। हमें कीमत देने के लिए तैयार करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हमें यहाँ नॉलेज भी है, लेकिन उसके साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ हमें उस पर काम भी करना पड़ेगा। कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया गया तो केवल वो एक जानकारी बन के रह जाता है। जानकारी ज्ञान में तब कन्वर्ट होती है जब हम उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हैं, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। डू इट नाउ हैबिट, अभी करने की। फोन करना कल कर लूंगा, भाई साहब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये कहावत हमने बहुत बार पढ़ी, लेकिन इसकी हैबिट नहीं होती। हम टालते रहते हैं चीजों को, और चीजें टलती 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 इतनी दूर चली जाती है कि वो हमारी रीच से बाहर हो जाती है। डू इट नाउ। किसी भी चीज का दिमाग हमारा अभी कर दीजिए। कोई विचार दिमाग में आया, डायरी ढूंढिए, अभी लिख दीजिए। किसी व्यक्ति का दिमाग में नाम आया, पिक्चर आई, आप अभी फोन लगा दीजिए। मत सोचिए वो भी बिजी होगा, नौकरी पे होगा, कहाँ होगा। डू इट नाउ। जो भी दिमाग में आता है उसको अभी करिए, अभी कर दीजिए, टालिए मत। आप जितना किसी भी काम को टालते हैं, किसी भी चीज को वो करते हैं, आप अपनी सक्सेस को उतना ज्यादा टाल देते हैं। डू इट नाउ हैबिट, अभी करने की हैबिट डालिए। प्रोएक्टिव बिहेवियर। बहुत सारे लोगों को एक कहावत है कि हर व्यक्ति लीडर नहीं होता, केवल उसके पीछे जब कोई डंडा लेके पड़ता है तभी वो किसी काम को करता है। लेकिन साथियों, आप सभी लोग लीडर्स हैं, हम सभी लोगों को लीडर्स बनना है, एक सक्सेसफुल लीडर बनना है। और सबसे सक्सेसफुल लीडर्स की सबसे खास बात ये होती है कि वो चीज़ों के घटित होने का इंतजाम नहीं करता, इंतजार नहीं करता। वो इंतजार नहीं करता है कि उसको कोई उसका अपलाइन जो है वो बताएगा तभी वो किसी चीज़ को आगे भेजेगा। वो ढूंढता है, वो चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। ये ट्रेनिंग, अगर कोई व्यक्ति आगे मुझसे बोले कि मुझे एनयू एसोसिएट ट्रेनिंग दीजिए, जरूरत नहीं है संडे की। कोई व्यक्ति पर्सनली भी कहे तो मैं उसको पर्सनली ट्रेनिंग दे सकता हूँ। लेकिन क्या हम आगे बढ़ के चीज़ों को मांगते हैं? क्या हम अपने अपलाइंस के सामने
कुछ ऐसा करते हैं? क्या हम अपनी ग्रुप की खुद की ट्रेनिंग रखते हैं? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या हमारा अपलाइन ही आके काम करेगा? अपलाइन ही डिसाइड करेगा कब मीटिंग होनी है, कब ट्रेनिंग होनी है, कब सेमिनार होना है, कब प्लान प्रेजेंटेशन होनी है? आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों? ये आपका अपना बिजनेस है। जिस दिन, जब तक आपका अपलाइन इस बिजनेस में काम कर रहा है साथियों, वो अपने लिए काम कर रहा है, आपके लिए नहीं। जिस दिन आप खुद अपनी टीम, अपने काम के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपनी टीम के बारे में ये डिसाइड करना शुरू कर देंगे कि कब मेरी टीम में ट्रेनिंग होगी, कब सेमिनार होगा, कब मेरी टीम का सेशन होगा, जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे, तब से आपका बिजनेस शुरू होता है। वरना आप आपकी अपलाइन के बिजनेस में काम कर रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रोएक्टिव बिहेवियर आपका होना चाहिए। और अगर आप निश्चित तौर पे काम करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो आपके अपलाइन को खुशी होगी आपको समय देकर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स के लिए। प्लानिंग कीजिए। ये कहावत है कि देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसका प्लान पहले, उसका ब्लूप्रिंट जो है वो पेपर पे तैयार किया जाता है, चाहे वो पुल हो, बड़ी बिल्डिंग हो। कोई भी युद्ध होता है तो उसकी प्लानिंग जो है वो कागज पे होती है। बड़े बड़े जनरल्स बैठ के उस प्लानिंग को निर्धारित करते हैं, रणनीति बनाते हैं। और प्लान के बारे में कहावत है कि इफ वी आर फेल टू प्लान, वी आर प्लानिंग टू फेल। अगर हम प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं तो हम फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं, अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए। पेपर प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पेपर प्लान कीजिए, किस तरीके से काम करना है ये अपने सक्सेसफुल अपलाइन के साथ डिसाइड कीजिए। अपना स्ट्रक्चर बताइए, उनके साथ काउंसलिंग कीजिए, उनसे पूछिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरे ग्रुप का स्ट्रक्चर है, यहाँ इतने लोग हैं, ये एक्टिव हैं, ये नॉन एक्टिव हैं, क्या करूँ मैं? अपने अपलाइन से बैठिए, टाइम लीजिए और उसके साथ प्लानिंग कीजिए, उसके साथ काउंसलिंग कीजिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन आपके घर आएगा, आप जा सकते हैं, जरूरत आपकी है। कुआं प्यासे के पास जाता है, नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। तो अगर आपको प्यास है तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग काम कीजिए। प्रायोरिटीज, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें, उनको पढ़िए। प्रायोरिटीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज होती है जिस काम को केवल आप ही कर सकते हैं, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। या आपके बिना अगर कोई काम संभव नहीं है, वो काम आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। अगर आपके किसी दोस्त रिश्तेदार का शादी का कार्ड आया है, आप ये सोच के देखिए कि क्या अगर आप शादी में नहीं जाओगे तो क्या वो शादी नहीं करेगा? अगर वो शादी नहीं करेगा तो फिर तो आपको जानना चाहिए। लेकिन अगर आपके जाए बिना भी वो शादी करेगा तो वो आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपको प्लान दिखाना है किसी व्यक्ति को और आपके अलावा वो दूसरा नहीं दिखा सकता, तो वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगा। शादी को अगर आप छोड़ भी देंगे, शादी में तो कितने लोग आए होते हैं उनका पता भी नहीं चलता, याद भी नहीं रहते आधे लोग। आप जब सक्सेसफुल हो, एक अच्छा सा गिफ्ट लेके उस व्यक्ति से पर्सनली उसको धन्यवाद या उसका कांग्रेचुलेशन करने जाएंगे, शुभकामनाएं देने जाएंगे, तो वो याद रखेगा, अच्छे गिफ्ट के साथ जाएंगे। तो साथियों, प्रायोरिटाइज कीजिए अपने काम को कि कौन सा काम आपके बिना नहीं हो सकता, उन काम को आप प्रायोरिटी के हिसाब से कीजिए। सक्सेस के बारे में ये कहावत है कि सक्सेस एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर, किसी भी चीज का जो प्रोसीजर होता है कि इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, ये डिसाइडेड है। ये सक्सेस डिसाइडेड है कैसे बढ़ती है, इसका एक पाथ बना हुआ है। जैसे कि सक्सेस हमें मिलती है एक्सपर्टाइज से, यानी हम किसी भी चीज में पारंगत हो जाते हैं तो हमें उससे कामयाबी मिलती है। हम पारंगत कभी किसी चीज में एक्सपर्ट कब होते हैं? जब हमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कब होता है? जब हम किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, बार बार करते रहते हैं, फेलियर होने के बाद भी। और जो फेलियर होने के बाद भी कंटिन्यू अपने एफर्ट को जारी रखता है, तब उसे एक्सपीरियंस होता है। फेलियर कब आती है? जब हम कोई काम करेंगे, अगर हम घर में बैठे तो फेल होगा ही नहीं आदमी, जाहिर सी बात है। तो एक्शन लेंगे तो फेलियर होगा। फेलियर के बावजूद जो कंटिन्यू एफर्ट कर सकता है उसको एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टाइज होगी। एक्शन कब लेंगे? जब हमारी कोई प्लानिंग होगी। प्लानिंग कब होगी? जब हमारे पास कोई गोल्स होंगे। गोल्स होने के लिए हमारे पास बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, और बिलीफ सिस्टम हमारे पास तब होगा जब हमारे पास कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम हमारे पास तब होगा जब हमारे पास कोई ना कोई सपना होगा, कोई ना कोई ड्रीम्स, डिजायर्स होंगे। हमारे अंदर कोई ड्रीम होना चाहिए, कोई सपना होना चाहिए कि अगर हमें यही नहीं पता कि हमें जाना क्या है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। दूसरा, हमारे पास बिलीफ होना चाहिए कि जो हमने देखा है सपना, उसको हम प्राप्त कर ही लेंगे। सपने कभी बिलीफ को, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्रीम्स हमेशा ड्रीम्स ही रह जाते हैं अगर हम उनको गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और गोल कैसे करते हैं ये हम बात करेंगे।
जब हमारी गोल सेट हो जाती है, गोल तब सेट होती है कि जब हम उसके ऊपर डेट डाल देते हैं, ड्रीम के ऊपर, कि मुझे गाड़ी लेनी है तो इस तारीख तक लेनी है। जिस दिन ये तारीख डिसाइड हो जाती है, जब शादी की डेट डिसाइड हो जाती है, तो कार्ड भी छप जाते हैं, हलवाई भी बुक हो जाता है, विवाह मंडप भी बुक जाता है, सारे कार्ड भी बढ़ जाते हैं। यानी कि सब, जब तक शादी तय होने से कुछ नहीं होता, जब तक शादी की डेट तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, उसी के बाद होता सब कुछ। यानी कि जब गोल हो जाते हैं तभी प्लानिंग होती है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही एक्शन होता है। एक्शन करते हैं तो हमें फेलियर्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एटीट्यूड काम करेगा। अगर फेलियर होने के, देखिए कामयाब होने के बाद अगर हम काम करते हैं तो कोई भी कर सकता है। आपने किसी को भी प्लान दिखाया, वो जो हर व्यक्ति जुड़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में तो कोई भी काम कर सकता है। लेकिन असली असली खिलाड़ी तो वो है ना जो फेलियर के बावजूद काम करता है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है। और ये कहा गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके एफर्ट होते हैं, उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाते हैं। तो फेलियर के बावजूद जो कंटिन्यू एफर्ट करता रहता है उसको एक्सपीरियंस मिलता है, और एक्सपीरियंस से एक्सपर्टाइज मिलती है, और एक्सपर्टाइज से सक्सेस मिलती है। तो साथियों, इस तरीके से ये सक्सेस का प्रोसीजर है। अब हम बात करते हैं 10% चीज़ों की, जिसे हम बोलते हैं स्किल। जी, स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, एटीट्यूड की हमने बहुत सारी बातें कर ली। 90% चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारा एटीट्यूड किस तरीके का हो, लेकिन 10% हमारा स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो देखिए, एक होता है धूल में लठ मारना, हमारे यहाँ कहावत है, धूल में लठ मारे, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन एक होता है कि बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करना, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना। यहाँ मैं आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने की बात कर रहा हूँ। जैसा कि कहा गया है कि जब तक हमें ये नहीं पता हमें जाना कहाँ है, तब तक हम कहीं पे भी नहीं आएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएं। और ड्रीम लिस्ट ये जरूरतों की लिस्ट भी हो सकती है, ये सपनों की लिस्ट भी हो सकती है, अच्छाओं की लिस्ट भी हो सकती है। और देखिए दोस्तों, दुनिया में अगर कोई भी चीज हमारे आसपास देखते हैं, चाहे वो आपकी चार दीवारी हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे आपका बेड हो, चाहे आपकी चेयर हो, ये किसी ना किसी व्यक्ति का एक दिन ड्रीम था, इस वजह से वो इस दुनिया में आया। ये कहावत है कि दुनिया में कोई भी चीज संसार में आने से पहले किसी के दिमाग में पहले आती है, बाद में संसार में आती है। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले उसके दिमाग में उसने ड्रीम देखा कि मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं जिससे रोशनी बने। उसके पैदा होने से, बल्ब का आविष्कार होने से पहले वो एक ड्रीम था। तो ड्रीम देखना सीखिए। ड्रीम मर गए तो आदमी खत्म। तो ड्रीम को सबसे इम्पोर्टेंट है देखना और उसको पेपर पे लिखना। ड्रीम के बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका ये ड्रीम लिखित रूप में होना चाहिए। आपने ड्रीम की लिस्ट बनाइए, आपको अगले 6 महीने में क्या चाहिए, आपको अगले 2 साल में क्या चाहिए, और आपको अगले 5 साल में क्या चाहिए। आपके 5 से 10 ड्रीम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, उस पर लिख, अपनी डायरी पे लिखिए लिखिए और उसके आगे डेट डालिए, उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। और गोल में कन्वर्ट कब होते हैं? ड्रीम शुड बी स्पेसिफिक। कार चाहिए तो कौन सी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, उस मॉडल की कीमत कितनी है, स्पेसिफिक होना चाहिए। खाली कार चाहिए इससे कुछ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, कितना? बहुत सारा। बहुत सारा कितना? बहुत सारा। इतना सारा? भाई साहब, इतना सारा कुछ नहीं होता, स्पेसिफिक होता है। 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए और किस लिए चाहिए, करोगे क्या उस पैसे का, वो मोर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसे को आदमी खाता नहीं है, पैसे को आदमी पहनता नहीं है, पैसे के ऊपर आदमी सोता नहीं है। पैसा केवल माध्यम है चीजों को प्राप्त करने का। तो वो किस लिए चाहिए, दीज आर योर ड्रीम्स, वो स्पेसिफिक होने चाहिए। पैसा तो अपने आप आएगा अगर ड्रीम्स क्लियर है तो ड्रीम स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए, उसके ऊपर डेट होनी चाहिए, लिखना चाहिए। और स्पेसिफिक ड्रीम शुड बी अचीवेबल आल्सो। यानी कि अगर आप BMW का ड्रीम देख रहे हैं तो वो 6 महीने के अंदर नहीं देखा जाएगा। इट्स ए मीडियम टर्म गोल, यानी कि आप अगले 2 साल के अंदर उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, 1 से 2 साल के अंदर। आप लॉन्ग टर्म में अपने 1 करोड़ रुपए के घर की प्लानिंग कर सकते हैं 2 से 5 साल के अंदर। अगर आप 6 महीने की बात कर रहे हैं तो आप एक अच्छी घड़ी या जूते, अपनी अच्छी एक बाइक, ये शॉर्ट टर्म। इसलिए ड्रीम शुड बी स्पेसिफिक, टाइम बाउंडेड एंड इट शुड बी अचीवेबल। ड्रीम शुड बी विजुअलाइज। आपको उसको विजुअलाइज करते रहना पड़ेगा ड्रीम को। और देखिए, जो ये बातें मैं बता रहा हूँ साथियों, ये ये बहुत रिसर्च के बाद बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने ह्यूमन ब्रेन्स के ऊपर रिसर्च किए हैं और उस तरीके से ये जाना है कि किस तरीके से एक आदमी का दिमाग फंक्शन करता है
और उसके अकॉर्डिंग ही इन सब चीजों को डिजाइन किया गया है। इसको आप ये मत समझिए, ये जांची परखी तकनीक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, सपोज आपका ड्रीम कोई कार है, सपोज आपका ड्रीम कार टाटा हैरियर है, या आपकी ड्रीम कार जो है वो हुंडई क्रिएटा है, तो जिस कलर की है वो उसके शोरूम पे जाइए, उसका एक ब्रोशर लेके आइए जिसको छपा हुआ हो, और उसको अपने किसी ऐसी दीवार पे चिपका दीजिए जहां सुबह उठते ही आपको दिखाई देता हो। तो दिन में आप निकलते बढ़ते उसको 2-4 बार देखें, और उसके ऊपर डेट डाल दीजिए, वहीं पे ही दिखना चाहिए। तो अपने ड्रीम को चिपकाइए अपनी किसी दीवार के ऊपर जहां वो आपको दिखाई दे, सुबह शाम जब भी आप कमरे में घुसे या बाहर निकले। जो हमें दिखता है बार बार रिपीट होता है, हमारा दिमाग उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है। बड़ी बड़ी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं, द सीक्रेट लिखी गई है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग भी लिखी गई है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड लिखी गई है, द न्यू साइको साइबरनेटिक्स इसके ऊपर लिखी गई है। बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है, इसे एक स्टेटमेंट के प्रति कि अपने ड्रीम को जो आप देख रहे हैं उसको कहीं पे चिपकाइए जहां आप रोजाना उसे देख सकते हैं। एक क्रक्स है, उसको विजुलाइज कीजिए कि आपके पास वो है, आप उसे चला रहे हैं। अपने इन ड्रीम्स को अपने कुछ छोटे छोटे कार्ड्स पे लिख दीजिए, और उन कार्ड्स को अपनी जेब में रखिए। और जितनी बार भी आप बाहर जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, कोई ना करता है कोई हाँ करता है, बार बार उन्हें निकाल के पढ़िए। उन्हें पढ़िए कि आप किस वजह से काम कर रहे हैं। आप पढ़िए कि आप लोगों की वजह से काम कर रहे हैं या अपने ड्रीम्स की वजह से काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति मना कर देता है, तो क्या आप अपनी उस ना करने की, दूसरे व्यक्ति की ना की वजह से आप अपने ड्रीम्स को छोड़ देंगे? क्या आप ये छोड़ देंगे कि आप अपने 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 खानदान के, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य को छोड़ देंगे एक व्यक्ति की ना की वजह से? तो आप उसे पढ़िए। आपको रीजन, अगर आपके अंदर जुनून है ना अपनी चीजों को प्राप्त करने का, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भुलक्कड़ होते हैं, हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें बार बार अपने दिमाग को याद दिलाना पड़ता है कि हम काम क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, ये ड्रीम लिस्ट है और ये काम करती है। मैंने अपनी लाइफ में पहले 2 साल में जो भी ड्रीम देखे थे, अगले 5 साल के अंदर वो सब कुछ अचीव किए थे। और आज भी मैं इस काम को करता हूँ, ड्रीम्स को लिखता हूँ और उन्हें विजुलाइज करता हूँ कि मैंने उन्हें अचीव कर लिया है, और बार बार उनके बारे में सोचता रहता हूँ, और धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि वो चीजें होना शुरू हो जाती। निश्चित तौर पर काम करना ही पड़ता है, एक्शन तो लेना ही पड़ता है। नेम लिस्ट। अब आ जाते हैं कि हमें ड्रीम लिस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नेम लिस्ट बनानी है। जैसा कि मैं डायरी पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ, डायरी हमें जरूर बनानी है इस बिजनेस को लेके। स्पेसिफिक इस बिजनेस के अलावा इस डायरी में कोई भी दूसरा काम नहीं होना चाहिए, और आप हमेशा उस डायरी को लेकर चले। अपनी नेम लिस्ट बनाए। नामों की लिस्ट बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम फ्रेंड्स फॉर्मूला कहते हैं। एफ फॉर फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका नाम लिख दीजिए। आर फॉर रिलेटिव्स, रिश्तेदारों का नाम लिखिए, क्योंकि इस बिजनेस दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सस्ता सामान नहीं खरीदना चाहता और जो पैसे कमाने नहीं चाहता। तो अगर कोई अच्छी चीज हमारे पास है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ही हम शेयर करते हैं। तो उन सब के नाम लिख लीजिए। देखिए, ये मत कहिएगा कि मेरे फोन में लिस्ट है, मेरे दिमाग में लिस्ट है, नहीं। ये सक्सेस के यूनिवर्सल फॉर्मूलाज है। आपको ये सारी चीजें डायरी पे लिखनी ही पड़ेंगी, तभी वो प्रोसीजर पूरा होगा सक्सेस का। दिमाग में होने से कुछ नहीं होता, दिमाग को कुछ भी हो सकता है। रिलेटिव्स के बाद आई फॉर इंस्टीट्यूशन, जिस जगह आप काम करते हैं वहां पर जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं, हम लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। ई फॉर एजुकेशन, अपनी पुरानी फोटोग्राफ निकाल लीजिए, 10th की 12th की, किन किन लोगों के साथ आप देखिए कौन कौन लोग आपकी क्लास में थे, ढूंढिए। आजकल सोशल मीडिया है, अपने पुराने दोस्तों का आप ढूंढ सकते हैं, उनके साथ बातचीत करने के बाद अपने बिजनेस शेयर कर सकते हैं। एंड फॉर नेबर्स, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास नेबर ही सबसे नजदीक होते हैं, जाहिर सी बात अच्छी चीजें हैं तो हम अपने नेबर्स के साथ भी करेंगे। डॉक्टर्स, देखिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, डॉक्टर अपनी फीस लिए बिना तो आपको नहीं देखता ना, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप, वो अपना बिजनेस कर रहा है तो हम अपना बिजनेस क्यों नहीं शेयर कर, हम अपना बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? हम भी डॉक्टर्स को कह सकते हैं कि, और मैं आपको बताऊं, हमारा बरेली का जो सुपर स्टोर ओपन होने जा रहा है साथियों, कई लोगों के मन में पूरी धारणाएं होती है कि पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, डॉक्टर को क्या जरूरत है। हमारा जो सुपर स्टोर है बरेली का, वो हमारा बरेली के एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्येंद्र, MBBS MD हैं, खुद का हॉस्पिटल है जीवन ज्योति के नाम से, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, और वो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं इस बिजनेस में। तो देखिए, इस बिजनेस को व्यक्ति के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो खुद बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते तो उन्होंने ऑप्शन चुना हमारे सुपर स्टोर की फ्रेंचाइजी।
तो आप उनका नाम लिखिए। हमारे पास बिजनेस के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप 1,000 रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक का बिजनेस ऑफर किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। और देखिए इसके बाद मैं आपको बताऊं, लास्ट वर्ड आता है स्ट्रेंजर्स। साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ये तो आपको तवज्जो ही नहीं देंगे बहुत ज्यादा कभी भी, क्योंकि आप उनके लिए बच्चे हो। आप उनके लिए आज भी बच्चे हो, आप उनके लिए आज भी वही बबलू पपलू हो जो स्कूल में हुआ करते हैं। लेकिन फिर भी आपको इन प्लान को दिखाना है। कोई मना भी करता है तो भी दिखाना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। हमें पता है फ्रेंड रिलेटिव हमारे बहुत ज्यादा इस बिजनेस में शामिल नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों में प्रैक्टिस करके हम उन लोगों के ऊपर, उनको प्रैक्टिस कर करके हमें एक्सपर्ट बनना है। कोई मना करता तो नहीं जी मुझे पता है आप आओगे तो है ही नहीं, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सिर्फ देखो, कब ये निकालो ताकि मैं उनको दूर कर सकूं। स्ट्रेंजर्स आपके जितने जानने वाले हैं दोस्तों, उन सबको 135 करोड़ लोगों में से माइनस कर दो, इतनी संख्या स्ट्रेंजर्स की है। यानी कि अगर हम स्ट्रेंजर्स से बात कर पाते हैं, स्ट्रेंजर्स को प्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए इस बिजनेस की लिमिट्स खत्म हो जाती है। स्काई इज द लिमिट। ये बिजनेस अनंत हो जाता है हमारे ऊपर। और स्ट्रेंजर्स से बात करना कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है। स्ट्रेंजर्स जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति समय पूछ लेता है, किसी वजह से एड्रेस पूछ लेता है, तो ये पूछने में काहे की शर्म है कि क्या आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो, या आपको लगता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उससे और ज्यादा अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे कुछ बड़ा कर सकते हैं, ये पूछने में किस बात की शर्म। और इन सवालों का कोई भी उत्तर आपको ना में नहीं देगा। और ये सवाल अगर हम स्ट्रेंजर्स से पूछना स्टार्ट कर देते हैं और उनके साथ टाइम लेकर मीटिंग फिक्स करके अगर हम इस तरीके से उनको बिजनेस प्लान शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो इस बिजनेस की लिमिटेशंस खत्म हो जाती है, अथाह समुद्र हो जाता है। तो हमें इन ऊपर के लोगों पर प्रैक्टिस करने के बाद इन स्ट्रेंजर्स तक पहुंचना है। इन ये स्ट्रेंजर्स ही जो हैं ये हमारे असली प्रोस्पेक्ट हैं, यही हमारा असली फील्ड है। तो दोस्तों नेम लिस्ट के ये मैंने बताया, डायरी के अंदर आपकी लिस्ट होनी चाहिए। इसमें आपको कुछ कॉलम बनाना पड़ेंगे, जैसे सीरियल नंबर, नेम, सिटी, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट, प्लान। आपने प्लान दिखाया, ये फोन नंबर कॉन्टैक्ट मैंने क्यों लिखा, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपने उनको कांटेक्ट किया कि नहीं किया, प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, फॉलोअप किया कि नहीं किया, रिमार्क्स उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, 15 दिन बाद करेगा, 1 महीने बाद करेगा, नेगेटिव है क्या है। जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि भाई साहब मेरा तो नाम काट दो अपनी लिस्ट में से, तब तक हमें उस व्यक्ति का अप्रोच करते रहना है। कुछ आज करेंगे, कुछ आपका चेक देखने के बाद करेंगे, कुछ लोग आपका बड़ा चेक देखने के बाद करेंगे। तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली हमें अपनी डायरी में ये कॉलम्स बनाने हैं और इनमें इसी तरीके से नामों को लिखना है। किसी भी नाम को लिखने से पहले किसी को भी प्रिजज ना करें। अब ये मत सोचिए बहुत बड़ा आदमी है ये तो करेगा ही नहीं, ये बहुत छोटा आदमी है इसके करने से क्या होगा। साथियों यहाँ पर मैंने अनपढ़ लोगों को भी करोड़ों रुपए कमाते हुए देखा है, और पढ़े लिखे बहुत बड़े लोगों को भी केवल ज्वाइन करके झक मारते हुए देखा है। आप नहीं बता सकते कि कौन क्या करेगा, इसलिए हमें किसी का भी नाम लिखते वक्त, हमें किसी को भी कांटेक्ट करते वक्त कभी भी उसके बारे में प्री जजमेंट नहीं करना है। हम नहीं डिसाइड कर सकते कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन कितना अच्छा करेगा। ये सब कुछ सिचुएशन बताती हैं। तो आप बिना किसी का प्री जजमेंट करते हुए लिखते चले जाइए, लोगों को कांटेक्ट करते चले जाइए। कम से कम 50 से 100 नाम आपकी डायरी में होने चाहिए। उनको प्रायोरिटाइज कीजिए, कौन व्यक्ति आपको लगता है। प्रायोरिटाइज करने के लिए एक फॉर्मूला है HAIL। एच मतलब हार्ड वर्किंग, ए मतलब एम्बिशियस, आई मतलब इंटेलिजेंट, एल मतलब लर्नर। फिर से बोल रहा हूँ, किसी को प्रायोरिटाइज करने के लिए हेल का हम उपयोग करते हैं। एच मतलब हार्ड वर्किंग, आई मतलब इंटेलिजेंट, ए मतलब एम्बिशियस, एल मतलब लर्नर। ये 4 गुण अगर किसी व्यक्ति के अंदर आपको दिखाई देते हैं तो आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और 50 किलोमीटर के अंदर सबसे शुरू के नाम जो है वो 50 किलोमीटर के आप जहाँ रहते हैं उसके अंदर होने चाहिए, क्योंकि हमें कम एफर्ट के साथ ज़्यादा काम करना होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है उसी तरीके से हम अपने किलोमीटर बढ़ाते चले जाते हैं। हमेशा अपनी लिस्ट को एनालाइज करते रहिए। सिद्धार्थ जी अपना हाथ हटा लीजिए प्लीज। सिद्धार्थ जी हमेशा अपनी लिस्ट को एनालाइज करते रहिए, उसको बढ़ाते रहिए। ऑलवेज एनहेंस योर लिस्ट। हमेशा अपनी पॉकेट में एक छोटी सी डायरी भी प्लीज रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फोन नंबर्स चेंज हो चुके होते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप भूल चुके होते हैं, लेकिन पॉकेट डायरी अगर आपके पास है और अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई आपका पुराना मित्र मिलता है, पुराना जानने वाला मिलता है, तो आप वहीं पे ही आप उसको कह सकते हैं, अरे यार बहुत दिन हो गए, तुम्हारा तो फोन नंबर भी चेंज हो गया, और उसका नया नंबर आप ले सकते हैं, या उस व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं जो आपके दिमाग से निकल गया था। या फिर नए व्यक्ति को अगर आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आप पान की दुकान पे जा रहे हैं, आप किराने की दुकान पे जा रहे हैं, जहां पे भी 2 मिनट आपको बात करने का किसी से मौका मिल सकता है, वहां पर आप जो है किसी नए व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट करके उसका नाम अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें हमेशा अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी लिस्ट प्रिपेयर होगी और ये बढ़ती चली जाएगी। इस लिस्ट को बनाने के बाद अब हमें करना है कॉन्टेक्ट एंड अपॉइंटमेंट। यहाँ इनविटिंग इनवाइटिंग लिखा है, लेकिन मैं इसको अपॉइंटमेंट बोलूंगा यहाँ पे, कि कॉन्टेक्ट करके हमें किसी व्यक्ति से इनवाइट की अपॉइंटमेंट लेनी है। हमेशा किसी व्यक्ति को कांटेक्ट करने का प्रयास फोन पे करें, क्योंकि अगर हम आमने सामने कांटेक्ट करते हैं तो वो व्यक्ति वही बताने की जिद करता है कि बताओ क्या है भाई, कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हम सड़क पे किसी व्यक्ति को नहीं बता सकते। हमारे पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, हमारे पास प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, हम मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए, हमारे पास ठीक ढंग के कपड़े होने चाहिए। तो हमेशा किसी भी व्यक्ति कांटेक्ट करें तो फोन पे करें। हमेशा एक स्क्रिप्ट बनाएं। देखिए, बड़े बड़े एक्टर्स जो है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान, एक्स वाई जेड, जितने भी लोग आपको एक्टिंग करते हुए दिखते हैं, ये सब लोग किसी भी एक्टिंग को करने से पहले उसकी स्क्रिप्ट बनाते हैं, या इनको स्क्रिप्ट बना के देते हैं। लोग जो इसके लिए काम करते हैं वो इस स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ते हैं, और बार बार पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद वो फाइनल शॉट देते हैं। तो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार, फिल्म स्टार अगर स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं स्क्रिप्ट पे काम कर सकते। अगर हम नए हैं तो हम किसी भी व्यक्ति कांटेक्ट करने से पहले उसकी एक इमेज अपने दिमाग में धारण करें, देखें कि ये व्यक्ति किस टाइप का है, और फिर उसको लेके हमें एक स्क्रिप्ट तैयार करें कि हमें क्या किस तरीके से बात करनी चाहिए। उसको लिखें, एक दो बार फोन पे रिहर्सल करें, और उसके बाद उसको फोन पे कांटेक्ट करें। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका हो जाता है। प्रैक्टिस बिफोर कांटेक्ट, मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस करें, एक स्क्रिप्ट बना के प्रैक्टिस करें फोन पे, खाली ऐसे ही। फोन पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें। कोई भी पूछे क्या है जी बताओ, आप बताइए कि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट है, फोन पे डिस्कस नहीं हो सकता। इसके लिए पेपर पेन पे हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, और किसी ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। तो साथियों, हमें फोन पे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है। फोन पे सिर्फ हमें कुछ बातें करनी है, और अपॉइंटमेंट लेना उस व्यक्ति से, और अपॉइंटमेंट लेते वक्त फोन पे ही उसको मेंटली इस तरीके से क्या तैयार कर देना है कि तो आप बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उसके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें सीरियसली किसी जगह पे बैठना है, और शांतिपूर्वक उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है। हमेशा हैवी वर्ड्स का, कई लोग मैंने देखा है वो फोन पे ऐसे बातें करते हैं, फोन पे बात करेंगे, भाई साहब एक छोटा सा बिजनेस है, आपके सामने डिस्कस करना है। और सर आपको लगता है छोटा बिजनेस है, यहाँ 10-10 लाख रुपए महीना कमाने वाले पता नहीं 100 से ज्यादा लोग इस कंपनी में हैं, 10 लाख रुपए महीना कमाने से। मैं पूछता हूँ कि बिजनेस वो ज्यादा बड़ा होता है जिसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, या बिजनेस वो बड़ा ज्यादा होता है जिसके अंदर पैसे ज्यादा आते हैं। निश्चित तौर पे जिसमें ज्यादा पैसे आते हैं वो बड़ा होता है। तो ऐसा बिजनेस छोटा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर बी एक्साइटेड, क्योंकि आपके एक्साइटमेंट से लोगों के अंदर एक्साइटमेंट पैदा होता है। अगर हम मरी गिरी आवाज में पैदा बात कर रहे हैं तो दूसरा भी व्यक्ति मरे गिरे ही रिस्पॉन्स देगा। अगर हम एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं तो दूसरे का रिस्पॉन्स भी एक्साइटमेंट के साथ ही हमारे सामने आएगा। तो साथियों, एक्साइटेड होते हुए स्क्रिप्ट बनाइए, एक्साइटमेंट के साथ मजबूत शब्दों का, भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कि मैं बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट पे आज की तारीख में काम कर रहा हूँ, जिस पे काम करके मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आपका टैलेंट देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोजेक्ट मिल जाए तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट का आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, आपसे राय लेना चाहता हूँ। तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा समय है जहां हम शांतिपूर्वक बिना किसी डिस्टर्बेंस के अलग से बैठ सकते हैं। तो इस तरीके के हैवी वर्ड्स यूज करके हमें अपॉइंटमेंट लेना है। मरे गिरे आदमी, मरे गिरे शब्दों के साथ कोई व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता। एक्साइटमेंट लोगों को चाहिए। हमेशा लोगों को देने के मोड में रहिए, टेकिंग के मोड में नहीं। इस बिजनेस को करते हुए लोगों को कई बार लगता है कि जैसे मैं किस व्यक्ति के पास जा रहा हूँ तो उससे कुछ लेने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बिजनेस एक व्यक्ति को
बचत करने का मौका देता है, पैसे कमाने का मौका देता है, नाम कमाने का मौका देता है, इज्जत शोहरत सब कुछ कमाने का मौका देता है। तो आप एक व्यक्ति को बहुत कुछ देने जा रहे हैं, उससे कुछ लेने नहीं जा रहे। तो आप हमेशा इस कॉन्फिडेंस के साथ किसी व्यक्ति के पास जाइए, यू आर गोइंग टू गिव समथिंग नॉट टेकिंग समथिंग। आप देने जा रहे हैं, लेने नहीं। और उसी भावना के साथ आप बात कीजिए, उसी भावना के साथ जाइए। ये हमेशा याद रखिए कि हमारा जो मकसद है वो फोन पे बात करते हुए उसके साथ केवल एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फोन पे हमें प्लान की प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। सिद्धार्थ जी अपना हाथ हटा लीजिए प्लीज। रिमेंबर और ऑब्जेक्टिव इज टू सेट एन अपॉइंटमेंट, मेंटली प्रिपेयर हिम फॉर लिसनिंग मोड। जैसे कि मैंने कहा कि फोन पे ही उसको तैयार कर दीजिए कि वो हमेशा लिसनिंग मोड में रहे। अगर आप किसी व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, जैसे अपने अपलाइन को लेके जा रहे हैं, कई लोग अपलाइन के सामने जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, अरे भाई साहब फलाना आदमी तो फलानी जगह का प्रधान जी है, अगर वो आ गया तो पूरे गांव को जोड़ दे। दोस्तों, हमें अपने अपलाइन को प्रधान नहीं बनाना है, हमें उस प्रधान जी को अपने बिजनेस में लेके आना है। तो हमें अपने अपलाइन की तारीफें करनी है, अपने अपलाइन को बड़ा बनाना है। देखिए, अगर आपको वो व्यक्ति जानता है तो आप अपनी तारीफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका अपलाइन आपके साथ जा रहे हैं तो आप तो उसे भगवान के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप तो उसे बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। और आप किस तरीके से उस व्यक्ति को प्रेजेंट करेंगे, यही शब्द, आपकी प्रेजेंटेशन इस बात को डिसाइड करेगी कि वो व्यक्ति आपकी अपलाइन को या आपकी बातों को किस नजरिए से देखेगा, किस प्रकार से सुनेगा और कितनी तवज्जो देगा। इसलिए अगर आप, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि वो व्यक्ति ध्यानपूर्वक महत्व देते हुए बातों को सुने, तो उसके लिए हमें एक छवि अपने अपलाइन की बनानी ही पड़ेगी। ये आप अपने अपलाइन के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन दें, अपने अपलाइन के बारे में बताएं, अपने अपलाइन को एक बड़ा शख्सियत के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करें। और हमेशा हमेशा सीखने के मोड में रहे। जब वो व्यक्ति आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा हो तो उस समय आप भी डायरी खोल के बैठ जाए और उसके प्लान को नोट करने की कोशिश करें। अगर आप अपने अपलाइन के प्लान को नोट करते हैं तो आपको प्लान दिखाना आएगा। और फिर उसके बाद अगर आप नोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी ये सोचेंगे कि भाई जरूर कोई ना कोई ये इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, तो वो भी ज्यादा महत्व देंगे इस चीज को। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, अब हम बात करते हैं यस अब हम बात करते हैं कि हमें कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं। अब हमें करना है अपना प्रोजेक्ट शेयर। तो प्रोजेक्ट शेयर करने के बाद प्रोजेक्ट किस तरीके से शेयर करना है, अगर आप नए व्यक्ति हैं तो आपको पहली बार में प्रोजेक्ट नहीं शेयर करना है। आपको अपने अपलाइन की हेल्प लेनी है शुरुआत के 5 से 7 प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो आप अपने अपलाइन को साथ लेके जाएं या अपने अपलाइन के पास उस व्यक्ति को लेके जाएं और नोट डाउन करें कि आपका अपलाइन किस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन देता है। लेकिन देखिए, आपका अपलाइन आपके लिए प्लान दिखाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आपका अपलाइन आपको प्लान किस तरीके से दिखाया जाता है ये सिखाने के लिए बिजनेस में है। तो जल्दी से जल्दी हमें ये प्लान किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये सीख जाना है। मैंने अपने जीवन में इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो खुद प्लान दिखाए बिना बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गया हो। जितने भी यहाँ अचीवर्स रहे हैं वो अपने बिजनेस की प्लान प्रेजेंटेशन खुद करते हैं। तो हमें शुरुआत में एक्सपर्टीज नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए अपलाइन का सहयोग लेना है। लेकिन 5 से 7 प्लान के अंदर ही अपनी प्लान की खुद प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देनी है, अगर हमें बहुत बड़े लेवल पे इस बिजनेस को करना है। तो हमेशा अगर आप अपलाइन को लेके जा रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि अपने अपलाइन को इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके अचीवमेंट्स के बारे में बताइए और उसका महिमा मंडन कीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को ध्यान से सुने। ध्यान से सुनेगा तो ही समझ में आएगा, समझ में आएगा तो बिजनेस में काम करेगा। इसलिए बहुत अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन दें, उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा ना बताएं। हमेशा डायरी लेके बैठे, अपने अपलाइन के सामने जब वो प्लान दिखा रहा है उसके प्लान को नोट कीजिए। 4-5 बार आप प्लान को नोट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। बिना प्रॉपर टूल्स के प्लान ना दिखाएं।
अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर पे जा पहुंच गए और आपने कहा जरा एक पेपर दे देना, उसी से पेंसिल मांग रहे हो, पेंसिल ढूंढता हुआ घूम रहा है। साथियों, प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए, प्रॉपर टूल्स आपके पास होने चाहिए, आप प्रॉपर ड्रेस में जाएं, आपकी शेव बनी हुई होनी चाहिए, आपके बाल कटे हुए होने चाहिए, अगर दाढ़ी रखते हैं तो वो ट्रिम्ड होनी चाहिए, मूछें रखते हैं तो वो भी ढंग से कटी हुई होनी चाहिए, यानी कि एक बाल पूरब में और एक पश्चिम में दौड़ रहा है। प्रोफेशनल तरीका, प्रॉपर टूल्स, आपके पास एक फाइल होनी चाहिए, उस फाइल के अंदर आपके पास ब्लैंक पेपर होने चाहिए, A4 साइज के पेपर होने चाहिए, खरीदिए, 100-150 रुपए का उसका रिम आता है, उसके अंदर काफी सारे वो है पेपर्स आते हैं, नीट एंड क्लीन पेपर, पुराने सड़े हुए पेपर नहीं, पीले रंग के पेपर लेके पहुंच जाते हैं। आपके पास 2-3 पेन होने चाहिए कि एक रुक जाए तो दूसरे का आप दूसरे के लिए मुंह ना देखें। आपके पास इस कंपनी के ब्रोशर्स होने चाहिए जिसमें प्लान दिया गया है, कंपनी कंपनी के वीडियोस होने चाहिए आपके फोन में जो आप दिखा सकें, कंपनी के प्रोडक्ट्स की जानकारी इसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर टूल्स आपके पास होने चाहिए। बिना टूल्स के, बिना हथियारों के अगर आप युद्ध करने पहुंच जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपकी हार निश्चित है। इसलिए युद्ध के मैदान में आपके पास प्रॉपर अस्त्र शस्त्र होना चाहिए और बिजनेस में भी प्रॉपर टूल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रॉपर टूल्स के बिना आप मत जाइए। कभी भी कोई व्यक्ति जल्दी में है, पता लगे एक बस पकड़ने वाला व्यक्ति है और आप कह रहे हो उसे रुक भाई मैं तुझे ऐसी चीज बता रहा हूँ तेरी जिंदगी बदल जाएगी, और उसे वो इंटरव्यू देने जा रहा है, आप जबरदस्ती उसे रोक रहे हो। नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर जल्दी में है, देखिए कहते हैं कि आधी जानकारी हमेशा डेंजरस होती है, अगर आधा अधूरा ज्ञान लोगों को देंगे तो वो कहेगा कि हाँ मैं जानता हूँ वो क्या कर रहा है, और उसे जानकारी भी नहीं है। जल्दी में कोई व्यक्ति है उसे प्लान मत दिखाइए। कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब एरिया में बैठा है, जैसे कि अगर किसी दुकान पे बैठा है, बार बार ग्राहक आ रहे हैं, किसी ऑफिस में बैठा है जहाँ दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं जहाँ दूसरे लोग हैं, कोई वकील के चैम्बर में बैठा है वहां लोग आते जा रहे हैं, ऐसी जगह पर प्लान आपको नहीं देना है। आप चाहे 2 दिन बाद किसी व्यक्ति को प्लान दिखाइए, लेकिन शांत जगह पे प्लान दिखाइए जहाँ वो ध्यान पूर्वक इसको समझ सके। और हमेशा ये याद रखिए कि प्लान, इस बात पे आपका रिजल्ट डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितना अच्छा प्लान दिखाते हैं, रिजल्ट आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितने ज्यादा प्लान दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना है। अगर हम खराब खराब प्लान भी दिखाते हैं तो चिंता मत कीजिए, इस दुनिया में किसी ने सबसे पहले सबसे अच्छा प्लान नहीं दिखाया है। हर व्यक्ति ने खराब प्लान के साथ ही शुरुआत की है, लेकिन 5-10 प्लान दिखाते दिखाते ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का प्लान बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता हुआ चला जाता है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना शुरू कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्लान कम से कम समय में दिखाइए। यही आपको डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके से, कितना रिजल्ट आपका होगा। प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के अंदर हमें फॉलो अप करना होता है। जब हम प्लान दिखा देते हैं, अपना प्रोजेक्ट शेयर कर देते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई ब्रोशर टाइप उसको देना चाहिए, उसको कुछ वीडियोस भेजनी चाहिए, उसको कुछ ऑडियोज भेजनी चाहिए, उसको कंपनी के कुछ दस्तावेज, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम बहुत सारी जानकारी व्हाट्सएप पे उसे भेज सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि कृपया आप इनको गो थ्रू कीजिए, इनको देखिए, इनको पढ़िए, और उसके बाद इसके बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बाद बैठ के हम डिस्कशन करेंगे। फॉलो अप का मतलब होता है लोगों को निर्णय लेने में मदद करना। रीजन ये है कि हर व्यक्ति कंफ्यूज होता है, बहुत सारे लोग जो है वो निर्णय नहीं ले सकते, निर्णय लेने की क्षमता हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती। तो आपको कुछ सवालों की ऐसी सीरीज पूछनी है जहां से कि आप लोगों को एक निर्णय तक पहुंचा सके। फॉलो अप आपका 24 प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। अगर आपको व्यक्ति इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है और आपके पास और उस व्यक्ति के पास भी टाइम है तो प्लान दिखाने के इमीडिएट बाद भी आप फॉलो अप कर सकते हैं, नहीं तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ये फॉलो अप करना चाहिए। हमारे कई सारे टूल्स भी हैं ऐसे जो फॉलो अप के लिए हमने बनाए हुए हैं, जैसे हमारा एक फॉलो अप फॉर्म होता है। फॉलो अप फॉर्म में कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस फॉलो अप फॉर्म की फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, हम काफी यूज करते हैं इसको। फॉलो अप में हम कुछ ऐसे सवालों की सीरीज पूछते हैं जिसमें कि हमें पता चल सके कि वास्तव में, या हम लोगों को एक ऐसी जगह, एक ऐसे मंजिल पर पहुंचा सके सवालों की सीरीज से कि वो निर्णय लेने में सक्षम हो सके। जैसे कि सबसे पहला सवाल हो सकता है, क्या एक प्लान दिखाने के बाद हमें सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इस व्यापार के कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आप दोबारा अधिक गहराई से समझना चाहते हैं? अगर हाँ तो प्लीज मुझे बताइए, यहाँ पर वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है। फिर आप इस बारे में पूछ सकते हैं कि इस व्यापार की किस विशेषता ने आपको सर्वाधिक आकर्षित किया। कई लोग ये सवाल पूछते हैं, भाई साहब कैसा लगा प्लान?
मतलब दूसरा सामने कहता है जी समझ में नहीं आया, बढ़िया नहीं लगा, तो क्या ये खराब हो जाएगा? समझ में ना आने वाला हो जाएगा। आपको लोगों से पॉजिटिव सवाल पूछने हैं, आपको लोगों से ये नहीं पूछने लगा कैसा लगा, आपको लोगों से ये पूछना है इस प्लान में आपको अपने लिए क्या बढ़िया लगा। क्योंकि आप लोगों के माइंड को जो डायरेक्शन देंगे वो उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। ज्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप उनसे पूछे लोग कैसा लगा तो बढ़िया नहीं लगा। लेकिन अगर आप ये पूछोगे आपको इसमें आपके लिए क्या सबसे बढ़िया दिखाई दिया, आप उसमें ऑप्शन भी दे सकते हैं। जैसे कि बहुत कम पैसे से व्यापार शुरू हो सकता है, पार्ट टाइम में आप इस काम को कर सकते हैं। इसमें पार्ट टाइम में बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें सम्मान, पहचान, लोगों को प्यार भी मिलता है, आर्थिक स्वतंत्र आप अपने आप को बना सकते हैं। ये एक सामाजिक कार्य भी है, क्योंकि लोगों को अगर हम रोजगार का ऑप्शन दे रहे हैं तो हम एक सामाजिक और देश हित के लिए भी काम करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो जब हम ऑप्शन देंगे तो वो व्यक्ति किसी ना किसी चीज को चुनेगा। इसी तरीके से हम तीसरा सवाल, पहला सवाल कि क्या आपको इस व्यापार में कुछ ऐसे तथ्य दिखाई दिए जिसे आप अधिक गहराई से आप अधिक गहराई से समझना चाहते हैं। तो यहाँ सवाल जवाब, इस व्यापार की किस विशेषता में या सबसे बढ़िया आपको इस बिजनेस में क्या लगा? क्या आपको इस बिजनेस में कोई चीज असंभव लगती है? ज्यादातर लोग ना कहते हैं। क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपको इस बिजनेस को करने से रोक सकती है? क्या आप अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकते हैं, खुद लेने में सक्षम हैं? ये सवाल का जवाब हर व्यक्ति हाँ में देता है। तो देखिए, बिजनेस करने के लिए दो चार ही चीजें होती हैं। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें आपको आपकी ये चीजें अच्छी दिखाई दी, कुछ भी असंभव तथ्य आपको दिखाई नहीं दिया, आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। तो आप बताइए, इस बिजनेस को आप किस अमाउंट से स्टार्ट करना चाहेंगे? 9,000 से, 27,000 से, हेल्थ सेंटर लेके, सुपर स्टोर लेके, कैसे आप स्टार्ट करना चाहेंगे? पेमेंट उसके बाद किस, आप सवाल पेमेंट कैसे करना चाहेंगे? आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे, अपने फोन की पेमेंट करेंगे, किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे? ऑप्शन जब आप देंगे, लोगों को हमेशा ऑप्शन दीजिए। जब आप ऑप्शन देंगे तो वो ऑप्शन में से एक का चुनाव करेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और हमेशा कुछ किताबें पढ़ी, जैसे कि सवाल ही जवाब है, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी दी गई हैं जो हमें फॉलोअप करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। साथ साथ आप अपने अपलाइन से भी फॉलोअप शुरुआत में कराइए और देखिए कि वो किस तरीके से सिचुएशन को और क्वेश्चन को हैंडल करता है, और उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आपके लोगों के सवाल 5-10 किस्म के ही सवाल हैं केवल, जो हर व्यक्ति कोई कुछ पूछता है और कोई पूछता है। अगर आपको 10 सवाल के उत्तर पता है तो आप हर व्यक्ति के सवालों को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले लिस्ट बनाई ड्रीम की, फिर लिस्ट बनाई नामों की, फिर हमने उन लोगों को कॉन्टैक्ट इनवाइट किया, फिर हमने उन लोगों के साथ प्रोजेक्ट शेयर किया अपॉइंटमेंट लेके, और उसके बाद हमने लोगों का फॉलोअप किया। टाइम है तो इमीडिएटली बात, और नहीं तो 24 से 48 घंटे के अंदर। और फॉलोअप करने के बाद फिर हम फॉलो थ्रू में जाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर इमीडिएटली ज्वाइन नहीं होता तो हम उसके साथ अपनी पॉजिटिव चीजें शेयर करते चले जाते हैं, जब तक कि वो व्यक्ति इस बिजनेस में शामिल नहीं हो जाता। अब हम इसके बाद आते हैं डेप्थ बिल्डिंग पर। साथियों, जिस व्यक्ति ने इस गुण को सीख लिया, वो व्यक्ति इस बिजनेस में कभी मार नहीं खा सकता। और ये डेप्थ बिल्डिंग जो है, ये इस बिजनेस का एक गूढ़ रहस्य है, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने का। ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये डेप्थ बिल्डिंग है क्या? देखिए, अगर हम 50 से 100 लोगों को ये बिजनेस प्रेजेंटेशन 1 महीने के अंदर दे देते हैं, तो निश्चित तौर पे 15 से 20 लोग हमारे बिजनेस में शामिल हो जाते हैं। ये काम हमें अपने लिए करना होता है, खुद करना होता है, अपनी लिस्ट के लिए करना होता है। उन 10, 15, 20 आदमियों में से 4-5 आदमी जो होते हैं वो ही सीरियस होते हैं, बाकी केवल फॉर्मेलिटी के लिए, आपकी दोस्ती निभाने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए बिजनेस में आ जाते हैं, पैसा दे देते हैं। 4-5 लोग ही ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस को समझ पाते हैं और इस बिजनेस के लिए सीरियस होते हैं। उसमें से 1-2 लोगों के अंदर ही वो क्वालिटीज होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, जो इस बिजनेस में चाहिए, असेंशियल्स हैं जो इस बिजनेस में। आपको उन 4-5 में से उस लीडर को ढूंढना है, उस लीडर को तलाश करना है। आपके 5-10 लोगों में से, जाहिर सी बात है कि बाइनरी प्लान है तो डायरेक्ट में तो आपके 2 ही लोग होंगे, 2 के बाद आप नीचे लगाएंगे, 4 के बाद आप आगे लेके जाएंगे। अब इनमें से जैसे लोग आते चले जा रहे हैं, तो
इनमें से हमें एक लीडर को ढूंढना है और वही 4 बेसिक्स जो हमने अपने लिए की है वो उसके साथ करनी है। उसके साथ बैठ के लिस्ट बनवानी है ड्रीम की, उसके साथ बैठ के लिस्ट बनवानी है हमारी नेम लिस्ट उसके साथ। यानी वो स्टेज 1 में है। स्टेज 1 में किसी व्यक्ति को हम जो 4 5 15 20 लोग ज्वाइन हुए उसमें से 4 5 लोग सीरियस थे, उन 4 5 लोगों में से 1 2 व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, उसको हमने चुना और उस व्यक्ति के अंदर हमने एक राइट पर्सन को चुना और हमने 4 बेसिक्स उसके साथ जैसे खुद के लिए किए थे उसके साथ करने शुरू किए। डायरी बनवाई, डायरी में उसकी ड्रीम लिस्ट बनवाई, ड्रीम लिस्ट के बाद नेम लिस्ट बनवाई, नेम लिस्ट के बाद उसके 5 से 10 लोगों को कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेना सिखाया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद 5 से 10 लोगों को साथ जाके उसके लिए प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप किया और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं फिर उन ज्वाइन लोगों को भी ये सब चीजें सिखाई। फिर उसके जब 10 15 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, अब उस व्यक्ति के 10 15 लोगों में से फिर से वही 4 5 सीरियस लोग और उसमें से एक लीडर को छांटना है। जब उसके नीचे ये 10 15 लोग आ जाते हैं, हमारे उन्हें ये एनएटी न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग देनी है, ये बेसिक्स उन्हें सिखाने हैं। 4 बेसिक्स जो है लिस्ट बनाइए, अपॉइंटमेंट सेट कीजिए, उन लोगों को लेके जाना है। जैसे आज एनएटी हो रही है, ऐसी एनईटी को अटेंड कराना है, जूम मीटिंग को अटेंड कराना है, ओपन मीटिंग्स को अटेंड कराना है, सेमिनार, हमारी डेली जूम मीटिंग होती है प्लान दिखाने की, हमारे हर संडे को ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है। जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी हम फिजिकली भी इन चीजों को अलग अलग स्टेशन पे करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारे पास ये कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम घर बैठे इन सब चीजों को देख सकते हैं आज। तो इन लोगों को लेकिन शामिल करना पड़ेगा। आज देखिए अभी 100 से ज्यादा लोग डटे हुए हैं, 116 लोग हैं, लेकिन 200 से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आप देखिए कि लोगों के पास समय ही नहीं है। लोग 10 20 हजार 50 हजार रुपए कमाने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास 5 10 लाख रुपए कमाने का समय नहीं है। आश्चर्य होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति नहीं तो सारी बातों को सुनेगा, सुनने के बाद भी नोट नहीं करेगा, नोट करने के बाद भी उस पर अमल ही नहीं करेंगे। केवल 1% लोग ही ऐसा कर पाएंगे। इसलिए 1% लोग ही मोस्ट सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल पर्सन इस बिजनेस में बन पाएंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि उन आप 1% में आएंगे या 99% में आएंगे। मैंने तो खूबियां दोनों की गिना दी हैं, आपको डिसाइड करना है कि किसकी खूबी आप करना चाहेंगे। तो हमें उस अपने उस लीडर की टीम बनाने में सहयोग करना है। उसकी टीम को एनईटी ओपन मीटिंग सेमिनार्स में लेके जाना है। कुछ बुक्स, वीडियोस और ऑडियोज उसको रिकमेंड करनी है। बुक्स में जैसे कि जीत आपकी है, सवाल ही जवाब है, मैं सेलिंग में सफलता से किस प्रकार पहुंचा, ये आप अपने सक्सेसफुल अपलाइन से पूछ सकते हैं कि मुझे खुद कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी वीडियोस और ऑडियोज सुननी चाहिए या देखनी चाहिए, और उनको देखिए और उन लोगों को भी दिखवाइए, सुनवाइए। उसके बाद उनके साथ डेली कम्युनिकेशन में रहिए, फोन कीजिए डेली। जो 4 5 एक्टिव लोग हैं उनसे पूछिए आपका कल का क्या प्लान है, आज क्या हुआ है, कल कितने अपॉइंटमेंट सेट हुए हैं। उनके साथ बैठ के टीम कॉलिंग कीजिए। टीम कॉलिंग बड़ा जबरदस्त रिजल्ट देती है। अगर 4 5 लोगों के साथ आप बैठ के अपने टीम के अपनी खुद लिस्ट ले जाके लोगों के सामने कम्युनिकेट करके दिखाते हैं, तो साथियों जिस तरीके से मोटिवेशन, जिस तरीके से आप मोटिवेशन के साथ साथ आपका इंस्पिरेशन जो होता है, अगर आप मोटिवेटेड है तो दूसरे लोग भी आपको देख के मोटिवेटेड हो जाते हैं। आप एक्साइटेड है तो दूसरे लोग भी आपको देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप लिस्ट पे आप कॉन्टेक्ट इनवाइट दूसरों के सामने करते हैं तो लोग भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली करके मैंने काम किया है। मैंने शुरू शुरू में जहाँ पे जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी 99 में, तो हम 4 5 लोग, हमें तो अपलाइन का पता भी नहीं होता था। हम अपने एक दोस्त के घर रात में खड़े होके बोर्ड पे प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करते थे। हम 4 5 लोग बैठ के फोन पे अपॉइंटमेंट लेने की प्रैक्टिस करते थे। हम लोग प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करते थे। हम फॉलो अप करने की प्रैक्टिस करते थे। हम क्वेश्चंस के आंसर देने की प्रैक्टिस करते थे। हम हर चीज की प्रैक्टिस करते थे। फील्ड में जाने से पहले ये प्रैक्टिस हम खुद में करते थे। आप अपनी टीम वर्क को बनाइए। जब आप ऐसा लोगों के साथ करना शुरू करेंगे तो एक टीम वर्क बनेगा। लोगों के साथ काम कीजिए और फिर वो जो लीडर आपने चुना था उस व्यक्ति को प्रॉफिटेबल बनाइए, उसके 2 3 चेक बनवाइए। जब उसको 5 10 हजार रुपए आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो फिर अपने आप खुद काम करने लगेगा। अब आप उस नए व्यक्ति के नीचे, जो लीडर आपको मिला था उसके लोग आए थे,
उन लोगों के नीचे आपने एक व्यक्ति को फिर से पकड़ लिया जो आपको लीडर दिखाई दिया, और ये सारे काम स्टेज 1 के काम आपने उस व्यक्ति के साथ करने स्टार्ट कर दिए। और ये सब काम करके फिर उस व्यक्ति की एक टीम बनी। उस दूसरे व्यक्ति की टीम में से भी आपने एक व्यक्ति को छांटा और उसके साथ काम करना शुरू कर दिए सारे बेसिक्स। और इस तरीके से आप हर व्यक्ति की टीम में एक नए नए लीडर को, नए नए व्यक्ति को अपनी लिस्ट में अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं, डायरेक्टली उसके साथ काम करते हुए चले जा रहे हैं, और इस तरीके से आप डेप्थ बिल्डिंग करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था इस डेप्थ बिल्डिंग में कि हम शुरुआत हुई थी एक व्यक्ति से, और हम एक व्यक्ति के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, एक लाइन खींचते चले जा रहे हैं नीचे तक। और हर व्यक्ति के साथ, अगर आप किसी के साथ स्टेज 1 में हैं तो बीच में आप किसी व्यक्ति के साथ स्टेज 2 में होंगे, किसी के साथ स्टेज 3 में होंगे। जिस व्यक्ति के साथ आज आप स्टेज 3 में थे, किसी दिन आप उसके साथ स्टेज 1 में थे। लेकिन हर स्टेज पे काम बदलता चला जाता है। जब व्यक्ति शुरुआत में आपके साथ होता था, आप स्टेज 1 का काम कर रहे हैं, जब वो बीच में पहुंच जाता है तो स्टेज 2, यानी जब उसकी टीम में आप डेप्थ में काम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले स्टेज 2 के व्यक्ति के साथ क्या करते हैं कि आप एक ग्रुप छांटते हैं उसका कि जिसके साथ आपको काम करना है। आप उस ग्रुप के साथ स्टेज 1 का काम करते हैं डेप्थ में। आप लीडर्स फाइंड आउट करते हैं और उस लीडर के साथ स्टेज 1 का काम करते हैं, उसके साथ आप काउंसलिंग करते हैं, आप उसका एक कोर ग्रुप बनाते हैं, मेन मुख्य 4-5 आदमी, उसके साथ आप एनएटी, गोल सेटिंग, काउंसलिंग, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स को प्रमोट करते हैं, और उनको क्लोजिंग के साथ खुद क्लोजिंग करवाते हैं, क्लोजिंग का टारगेट बनवाते हैं, डेली टारगेट्स उनके साथ बनवाते हैं, और मॉनिटर करते हैं कि ये डेली अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। डेली आप उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, डेली आप उनके साथ मिलने की प्रयास करते हैं, किसी न किसी रूप में आप उनके साथ एसोसिएट रहते हैं। स्टेज 3 में जब आप किसी व्यक्ति की डेप्थ बिल्ड कर चुके होते हैं और व्यक्ति इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं, स्टेज 3 में भी किसी न किसी के नीचे आपको लीडर ढूंढना होता है, उसके साथ टच में रहना होता है। महीने में स्टेज 3 के व्यक्ति के साथ बैठ के आप काउंसलिंग करते हैं कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारे ग्रुप में, कहाँ किस चीज की जरूरत है। आपको ये देखना होता है कि लोग आपके ग्रुप में प्रॉफिटेबल है कि नहीं। उसके ग्रुप में मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स उसके साथ बैठ के तैयारी करनी होती है, नए नए स्पीकर हमें तैयार करने होते हैं, प्लान दिखाने वाले तैयार करने होते हैं, एक कोर ग्रुप की टीम का बनाना होता है। कोर ग्रुप का मकसद होता है कि बिजनेस किस तरीके से बढ़ाया जाए और किस तरीके से जो समस्याएं और उनको सॉल्व किया जाए, ये सब कुछ हम करते हैं। और उनको एक एसोसिएशन, पॉजिटिव एसोसिएशन हम देते हैं, निरंतर उनसे मिलके मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स करके, और जैसे एसोसिएशन में लोग रहते हैं फिर उसी तरीके से कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो साथ ही जो डेप्थ बिल्डिंग है ये की है, जिसको ये डेप्थ बिल्डिंग समझ में आ गई, जिसने इस डेप्थ बिल्डिंग को करना शुरू कर दिया, वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है। और हमेशा याद रखिएगा, ये बिजनेस जो है ये एक नंबर गेम है। इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स प्लस टाइमिंग प्लस कंटिन्यूटी इज इक्वल टू बिग बिजनेस। अगर आप 40 से 50 लोगों को 20 दिन के अंदर प्लान दिखा देते हैं तो 10 से 15 लोग आपके बिजनेस में आ जाते हैं, और उसमें से लीडर्स को छांट के फिर उसके साथ आप यही काम करते हैं तो उसके भी लोग आ जाते हैं, फिर उसके नीचे लोगों को छांट के आप ये काम करते हैं, और इस काम को निरंतर आप डेप्थ में करते हुए चले जाते हैं, तो एक बहुत बड़े बिजनेस को आप यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। तो साथियों, जैसा कि बीच में कहा गया था कि ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना अच्छा प्लान दिखाते हैं, डिपेंड नहीं करता कि आप कितना ज्यादा प्लान दिखाते हैं, कितने अधिक लोगों को। ये कहावत है कि सही व्यक्ति को गलत प्लान भी आप दिखा देंगे तो आप वो बिजनेस में आ जाएगा, और गलत व्यक्ति को कितना भी सही प्लान दिखाएंगे वो बिजनेस में नहीं आएगा। तो हमें प्लान दिखाते चलना है, हमें लोगों की छटनी करते चलना है, जिसको आना होगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। लेकिन जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं कि बिजनेस क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो लोग सपना नहीं आएगा, बताना तो हमें पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ 4 बातें बताई हैं। इन बातों में ये था कि किस तरीके से हम इस बिजनेस को 4 बेसिस को करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या काम हमें नहीं करने हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा जहाज हो, अगर उसके अंदर छोटा सा भी छेद होता है तो वो जहाज डूब जाता है। इस बिजनेस में कुछ कार्डिनल रूल्स हैं, और रूल्स का मतलब होता है कि इनका उल्लंघन कभी नहीं करना होता है। और कार्डिनल रूल्स का मतलब ये कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? सबसे पहला, नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर अपलाइन। कोई भी काम यदि आप करने जा रहे हैं तो आप उस काम को अपने अपलाइन से पूछे बिना बिल्कुल ना करें, फर्स्ट टाइम अगर बिजनेस में कुछ भी करना जा रहे हैं तो। उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आप किटी पार्टी में प्लान दिखाने जा रहे हैं,
आप स्टाफ रूम में टीचर्स को प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप वकील के चैम्बर में प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट देके लोगों को अपने पास बुला रहे हैं। ये सब वो गलत तरीके हैं जिनका रिजल्ट जीरो के रूप में आता है। ऐसा लोग करके देख चुके हैं। आप जो करने जा रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहले से ही उसे करके देखा हो और उसके गलत परिणाम सामने आए हो। तो कोई भी काम अगर फर्स्ट टाइम आप इस बिजनेस में करने जा रहे हैं तो प्लीज 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 बिना अपने सक्सेसफुल अपलाइन से पूछे बिना उसको ना करें। नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर अपलाइन। नेवर एवर पास नेगेटिव अबाउट योर कंपनी प्रोडक्ट अपलाइन इन फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन और क्रॉसलाइन। कभी भी कोई भी चीज नेगेटिव अगर आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपके अपलाइन से रिलेटेड है, तो कभी भी अपने डाउनलाइन के सामने या क्रॉस लाइन के सामने उसको डिस्कस ना करें, उसके सामने उसके बारे में बात ना करें। देखिए, जैसा मैंने कहा था बीच में कि हर कोई भगवान तो है नहीं, कमी तो किसी भी चीज के अंदर हो सकती है। अभी जैसे बीच में पीछे आया था कि कुछ लोगों के बोर्ड रेंट नहीं आए थे कंपनी रिलेटेड, पर लोगों ने ऐसे देखना, ऐसे बातें करना शुरू कर दी, कंपनी तो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, चलना ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है कंपनी में, रेंट नहीं आया जी इस बार। भाई साहब, मुंबई में तूफान आया था और 3 दिन के लिए आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर डंप हो गया था। कंपनी के पास ओटीपी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से कंपनी बोर्ड रेंट या कुछ लोगों की जो फ्रेंचाइजी का पेमेंट था वो उसे नहीं भेज पाई थी, लेकिन 14 तारीख में उसने वो भेज दिया। लेकिन इस बीच में लोगों को अब पता लगा ये सारी चीज आप अपने डाउनलाइन के सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो डाउनलाइन के सामने डिस्कस अगर आप कर रहे हैं, देखिए अब ये चीज हमें तब पता चली हमने कंपनी से पता किया, लेकिन इस चीज के बारे में लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू किया, कंपनी तो कुछ नहीं हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर कोई नेगेटिव दिमाग में अगर आपके आता है तो आप अपने सक्सेसफुल अपलाइन से या कंपनी से उसके बारे में जानकारी लीजिए। आपका डाउनलाइन आपको जानकारी नहीं दे पाएगा। कोई भी डिस्कशन, कोई भी नेगेटिव, कोई भी प्रोडक्ट में आपको दिक्कत समझ में आती है, कोई भी सर्विसेज को लेकर दिक्कत आपको आती है, वो कभी भी अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के सामने डिस्कस नहीं करना है, भूल कर भी। नहीं तो पता लगा आपका डाउनलाइन नेगेटिव होकर घर बैठ गया। डाउनलाइन के सामने, क्रॉस लाइन के सामने हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपनी, प्रोडक्ट या आपका अपलाइन, इन दोनों में से कोई भी खराबी नजर आ रही है तो आपके अपलाइन या सीनियर लोग उसको दूर करेंगे, आपका क्रॉस लाइन या आपका डाउनलाइन उसे दूर नहीं करेगा। इसलिए नेगेटिव अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए और पॉजिटिव जो है वो अपने डाउनलाइन से डिस्कस कीजिए। सो इस तरीके से नेवर एवर पास नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव मत पास कीजिए डाउनलाइन के सामने या क्रॉस लाइन के सामने। कभी भी 3 चीजों के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिए। किसी भी व्यक्ति का पैसा, अगर आपको किसी व्यक्ति ने पैसे दिए हैं तो उसका इस्तेमाल किसी भी दूसरी जगह मत कीजिएगा। इस पैसे की जगह, इस पैसे का बहुत नुकसान हो सकता है। मतलब ये जो पैसा है ये दूसरे की अमानत है। अगर किसी ने आपको 9,000 रुपए दिए हैं तो वो अमानत है। जल्दी, पहली बात तो आप किसी का पैसे पकड़िए मत, सीधा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करें ताकि उस व्यक्ति को भी भरोसा रहे और आपके ऊपर बर्डन ना रहे। आपकी जेब में पैसे हो सकते हैं, वो कहीं खर्च हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। तो कभी भी दूसरे के पैसे के साथ, कई लोग दूसरे का पैसा लेके सोचते हैं कि ठीक है क्लोजिंग से पैसे जो डालना है 5 दिन बाद डाल दूंगा, और पता लगा 5 दिन बाद उसको पैसे अरेंज नहीं हो पाए और उस व्यक्ति का रेंट मारा गया 1 हफ्ते का, या उस व्यक्ति को पता लगा कि उसकी तो आईडी नहीं लगी 5-7 दिन में, तो वो आपके बारे में बिल्कुल छवि खराब हो जाएगी आपकी, वो भरोसा ही नहीं करेगा आपका। और कोई व्यक्ति अगर आप पे भरोसा नहीं करेगा तो आप एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, किसी की ईगो के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपकी कोई बात उसे आपको अच्छी नहीं लग रही है तो पब्लिक के सामने कोई भी उसे डांटिए मत, पब्लिक के सामने उसकी वो कमी मत बताइए, पब्लिक के सामने कोई ऐसी बात मत बताइए जो कमी उसके अंदर हो। अगर बतानी है तो उसको अकेले में ले जाइए, अकेले में ले जाके सैंडविच मेथड महसूस कीजिए, पहले उसकी तारीफ कीजिए, बीच में उसकी कमी बताइए और फिर से उसकी तारीफ कीजिए। इस फॉर्मूले के साथ अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी कमी बताते हैं तो उसको पता भी नहीं चलेगा और ईगो पैदा नहीं होगी। तो कभी भी भूल कर भी किसी भी व्यक्ति की ईगो को मत छेड़िए। अगर किसी की ईगो को छेड़ेंगे तो लोग आत्म स्वाभिमान के लिए बड़े बड़ी चीजों को ठुकरा देते हैं, ताज तक तो ताज ठुकरा देते हैं, ये तो बिजनेस है। तो कभी भी किसी ईगो के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। स्पाउस, साथियों, हम लोग एक फैमिली बिजनेस में हैं। हम बहुत सारी फैमिलीज के बीच में जाते हैं और बहुत सारे लोग हमारी फैमिलीज में आते हैं। हमें अपने चरित्र को यहाँ बिल्कुल एकदम बेदाग और सूर्य की तरह चमकीला रखना है।
हमारे ऊपर लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि ये बिल्कुल एकदम मैन विद डिग्निटी एंड मैन विद ऑनर है। कभी भी हमारी नजरों में गलत नजर नहीं होनी चाहिए, गलत नजरें एकदम पहचान ली जाती। तो कभी भी किसी भी स्पाउस के साथ हम परिवार में जाते हैं, वहाँ बहुत हमारे लड़के ब्याह होती हैं, औरतें भी होते हैं, इसी तरीके से लोग हमारे घर में आते हैं, तो हमें दूसरों के घर को अपना घर की तरह ही देखना है। दूसरे की बहन हमारी बहन, दूसरे की बेटी हमारी बेटी, इस सोच के साथ हम अगर किसी के घर में जा रहे हैं, कोई हमारे घर में आ रहा है, कोई हमारे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स में आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को इतना आश्वस्त होना चाहिए, उन लोगों को इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई महिला अगर हमारे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स में आ रही है या किसी व्यक्ति के साथ काम कर रही है, तो उसकी फैमिली को इतना भरोसा हो कि इतना भरोसा शायद अपने ऊपर ना हो। इस तरीके का करेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए। और अगर इसके साथ हम कुछ मैसअप करते हैं, तो पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है। कि पैसे बाद में आते हैं, ये सब चीजें पहले आती हैं, आत्मसम्मान पहले आता है। तो ये 3 चीजें हमें भूल कर भी कभी भी नहीं करनी है। और फिर से मैं कहना चाहूंगा, रिमेंबर इट्स ए गेम ऑफ नंबर्स प्लस टाइमिंग्स प्लस कंटिन्यूटी इज इक्वल टू बिग बिजनेस। डायरी बनाइए, लिस्ट बनाइए, हर चीज को लिखित में रखिए। साथियों, 2 घंटे के तकरीबन हमें इस मीटिंग को होते हुए ले चुका है। हालांकि 4:30 बजे के बाद ही मीटिंग स्टार्ट हुई, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं था, बट ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर हम इन्हें अपनाते हैं, हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक मैनेज तरीके से अपने बिजनेस को करते हैं, तो ये बिजनेस हमें मैनेज तरीके से ही, ऑर्गेनाइज तरीके से ही रिजल्ट भी देना स्टार्ट करता है।